नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। हमारी जो आखिरी कक्षा थी उसमें हम हिंदी भाषा के प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे और अंत में हम समास के प्रश्न पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन क्योंकि समय हो गया था इसलिए हमने ये तय किया था कि अगली जो कक्षा होगी उसमें हम सबसे पहले समास के बारे में ही बात करेंगे और जो बाकी बचे हुए प्रश्न हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। तो समास का मतलब होता है जब भी भाषा में कई सारे शब्दों का प्रयोग होता ही है, ये स्वाभाविक सी बात है। तो ऐसे में मनुष्य की प्रवृत्ति ये है कि वो कम से कम शब्दों के द्वारा अपनी बात को कह देना चाहता है, या हम वैसे भी यही चाहते हैं ना कि हम कम संसाधनों में हमें ज्यादातर चीजें उपलब्ध हो जाए, कम मेहनत करनी पड़े, ज्यादा सफलता मिल जाए। ये मनुष्य का स्वभाव है, तो ये स्वभाव भाषा के भीतर भी दिखाई पड़ता है। तो मनुष्य की इसी प्रवृत्ति का परिणाम है समास। समास क्या है? जो कम महत्वपूर्ण शब्द होते हैं उनके लोप से जो अधिक महत्वपूर्ण पद होते हैं उन्हें एक दूसरे के नजदीक लेकर आ जाया जाता है। इसी प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो हिंदी में समास के 4 प्रकार माने गए, वैसे संस्कृत में 4 प्रकार माने गए थे, उसी के आधार पर हिंदी में भी 4 प्रकार माने गए। ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अच्छा, लिखे हुए ही है अव्ययीभाव, बहुव्रीहि, द्वंद्व और तत्पुरुष समास। अब समास में मुख्यतः 2 पदों का योग होता है। पद यानी वाक्य में प्रयुक्त शब्द। तो अव्ययीभाव समास कौन सा होता है? जिसमें पहले पद का महत्व दूसरे पद के से ज्यादा होता है, नहीं जिसमें पहले पद की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है। द्वंद्व में दोनों बराबर होते हैं और बहुव्रीहि में दोनों की ही प्रधानता नहीं होती, किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। अब इस बात का मतलब क्या है और ये बात कैसे ध्यान रहेगी? अव्ययीभाव पहले पद की प्रधानता, तत्पुरुष दूसरे की प्रधानता। हम हमेशा कहते रहते लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट, लेकिन ये केवल कहने की बात है। समाज में हकीकत क्या है कि अगर आप लेडीज फर्स्ट मान लेते हैं कि स्त्री पहले नंबर पर तो दूसरे पर पुरुष, लेकिन वर्चस्व समाज में पुरुषों का ही रहता है। तो तत्पुरुष पुरुष से ध्यान रहेगा दूसरे पद की प्रधानता। ठीक है जी। द्वंद्व यानी टकराव, ड्यूल फाइट, ठीक है, जिसे द्वंद्व युद्ध कहते हैं ना। तो द्वंद्व की संभावना कहाँ ज्यादा रहती है? जब दो एक बराबर के हो। जब दो लोगों में से एक कमजोर और एक ताकतवर है तो सामान्यतः जो कमजोर होता है वो ताकतवर की अधीनता को स्वीकार कर लेता है। लेकिन जब दोनों ही बराबरी के, दोनों ही टक्कर के होते हैं तो टकराव की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। तो 1 और 2 जहां बराबर हो, ठीक है जी। और बहुव्रीहि इनसे अलग ही स्थिति जहां तीसरे पद की प्रधानता हो। अब इस बात का मतलब क्या है? द्वंद्व समास में ऐसे पद होते हैं जो दोनों ही बराबर महत्व रखते हो, जैसे माता और पिता से बना माता पिता। तो माता पिता दोनों का बराबर महत्व होता है जब हम बात कर रहे होते हैं। राधा और कृष्ण से बना राधा कृष्ण, तो ये भी द्वंद्व समास है। राम और सीता से बना राम सीता, लव और कुश से बना लव कुश। सामान्यतः द्वंद्व समास की पहचान होती है कि इसमें बीच में हाइफन का, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी। लेकिन यह अनिवार्य नियम नहीं है, सामान्यतः ऐसा होता है। यह एक बड़ी प्रसिद्ध रैप हुई थी ना भोजपुरी की, सुनने में आया था कि ये पहली रैप है भोजपुरी की। नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या था कि हर एक पंक्ति में ठीक है ऐसे बोला जाता था, और ये जो ठीक है होता था ना, ये सुनने का अपना अलग मजा होता था। तो इसमें नून रोटी भी द्वंद्व समास का ही उदाहरण है। ठीक है जी। तो द्वंद्व समास, अब इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है, उसी का नतीजा होता है कि पूरी तरह दोनों पद सामान्यतः नहीं मिल पाते, मिलकर भी उनमें एक अंतर रहता है, योजक चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है जी।
तत्पुरुष समास क्या होता है? कारक चिन्हों के लोप से ये निर्मित होता है। तो कारक चिन्ह के लोप से जो समास की प्रक्रिया घटित हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है जी। कारक क्या होते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से पृथक किया। संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर संबोधन हे अरे तुम, ये सब। ठीक है, हे अरे तुम नहीं होगा, हे अरे इत्यादि। तो ये 8 कारक होते हैं। कारक का मतलब क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को कारक कहते हैं जिससे वाक्य के अन्य पदों के साथ उनका संबंध प्रकट होता है। ठीक है जी। तो इस पर आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आप केवल इतना समझिए कि जब इन चिन्हों के द्वारा, जैसे कर्ता का चिन्ह क्या है? ने। कर्म का चिन्ह क्या है? कर्ता ने कर्म को करण का से या के द्वारा, हालांकि कर्ता के चिन्ह और संबोधन का चिन्ह नहीं होता, बाकी जो बीच के 6 कारक थे उन 6 कारकों के चिन्ह के लोप से जब दो पद आपस में मिलते हैं तो उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। ठीक है जी। तो यही इसके 6 भेद भी होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास जब कर्म चिन्ह के लोप से समास होगा। करण तत्पुरुष समास जब करण के चिन्ह के लोप से समास होगा। संप्रदान तत्पुरुष समास जब संप्रदान के चिन्ह के लोप से समास होगा। जैसे रसोई घर क्या है? रसोई के लिए घर, रसोई यानी व्यंजन, व्यंजन बनाने के लिए जो स्थान नियत किया जाता है घर में उसे रसोई घर कहते हैं। तो के लिए के लोप से, के लिए हट गया, उसके लोप से रसोई घर एक शब्द बना, तो ये संप्रदान तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है जी। तो यहां इस तरह का शब्द कौन सा है? शिवालय, शिव का आलय यानी शिव का स्थान। ठीक है जी। तो ये हो गया तत्पुरुष समास। यहां द्वंद्व का उदाहरण है लव कुश, लव और कुश से द्वंद्व बना। फिर अव्ययी भाव समास कौन सा होता है? जिसमें अव्यय का भाव मूल में हो। ठीक है जी। फिलहाल के लिए केवल इतना समझिए, जिस समास को आप बहुवचन में ना बदल सके और जिसमें कुछ उपसर्ग मुख्यतः आपको साफ साफ दिख जाएंगे, जैसे यथा हो गया, इस तरह के कुछ कुछ। ठीक है जी। तो यथामति अव्ययी भाव समास, मति के अनुसार। और बहुव्रीहि जिसमें जिन दो शब्दों के योग से समास बना हो, अर्थ कोई तीसरा ही आ रहा हो, यानी योगरूढ़ शब्द से आप ध्यान रखिएगा, हमने पहले भी चर्चा की थी ना। तो चक्रपाणी, जिसने अपने हाथ में, अपनी उंगली में चक्र को धारण कर रखा हो। तो अब आप चक्र धारण करके खड़े हो जाइए, आप चक्रपाणी नहीं है। चक्रपाणी विष्णु या कृष्ण को ही कहा जाएगा। ठीक है जी। तो वो हो जाता है बहुव्रीहि समास। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। गिरिधर बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। बिल्कुल, गिरिधर, गिरी को, जिसने पर्वत को धारण कर रखा हो। कृष्ण ने पर्वत को धारण करके उंगली पर बचाया था ना, वो कथा आप लोगों ने सुनी होगी। तो अब वैसे तो पर्वत को कोई धारण ही नहीं कर सकता उंगली पर, लेकिन मान लीजिए किसी ने कर भी लिया तो उसको गिरिधर नहीं कहा जाएगा, वो कृष्ण को ही कहा जाएगा। तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। इसलिए इसमें ना गिरी का महत्व है ना धर का, यानी ना तो पर्वत का महत्व है ना धारण करने का, अर्थ कुछ तीसरा ही है, कृष्ण। इसलिए मैंने लिखा था 1 + 2 = 3, यानी तीसरे ही पद की प्रधानता होती है। रामकृष्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं। राम और कृष्ण ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, तत्पुरुष का उदाहरण ये नहीं है। तो कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 असत्य है। हस्तलिखित यानी हस्त के द्वारा लिखित या हस्त से लिखित, तो ये करण तत्पुरुष समास हो गया ना। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे कारक कहते हैं। अब देखिए, दो चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक है व्याकरणिक पद,
व्याकरणिक पद का मतलब क्या है? व्याकरण के हिसाब से पद क्या पहचान रखते हैं, यानी जब हम व्याकरण की बात करते हैं तो व्याकरण के अनुसार हम पदों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो व्याकरण के इन अनुसार पद या शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी पद और अविकारी पद। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। तो विकारी पद यानी ऐसे पद जिनमें परिवर्तन हो जाता है, जिनके रूप में बदलाव आ जाता है। अविकारी पद यानी ऐसे पद जिनके रूप में बदलाव नहीं आता। तो विकारी पदों में कौन कौन से पद होते हैं? चार होते हैं। अंग्रेजी में आप व्याकरणिक पदों को पार्ट्स ऑफ द स्पीच के नाम से पढ़ते रहे हैं। संज्ञा यानी नाउन, सर्वनाम यानी प्रोनाउन, विशेषण यानी एडजेक्टिव और क्रिया यानी वर्ब। तो विकारी पद चार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी पद कहा जाता है अव्यय को। ठीक है जी। अव्यय यानी व्यय यानी खर्च। तो अव्यय यानी जिसमें जो खर्च ना हो, जिसे खर्च ना किया जा सके, जिसमें परिवर्तन ना आए। जैसे खर्च का एक मतलब परिवर्तन भी होता है ना। आपकी जेब में 200 रुपए का नोट है, आपने 20 रुपए की एक चीज ले ली, आपने उस नोट का प्रयोग कर दिया, उसके बाद आपको 180 रुपए वापस मिलेंगे। तो आपने उस नोट का प्रयोग किया, उसकी वजह से आपने उसे खर्च किया, उसकी वजह से उस नोट के रूप में भी तो परिवर्तन आ गया। फिर वो 200 रुपए का नोट वैसा ही नहीं रहेगा जैसे पहले था, फिर वो 180 में तब्दील हो जाएगा। तीन चार नोट होंगे अलग अलग तरह के। तो यानी खर्च व्यय का एक मतलब परिवर्तन भी होता है, विकार भी होता है। तो अव्यय जिसमें परिवर्तन ना हो, जिसमें विकार ना हो। ठीक है जी। अब ये जो परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तन के जो कारण होते हैं उन्हें कहते हैं व्याकरणिक कोटियां। तो व्याकरणिक कोटियां यानी या विकारोत्पादक तत्व भी इन्हें कहा जाता है। तो व्याकरणिक कोटियों का मतलब क्या है? इनमें परिवर्तन करवाने वाले कारण या कारक। तो ये 8 होती है: लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष, वृत्ति, पक्ष और वाच्य। तो ये 8 अलग अलग व्याकरणिक कोटियां होती हैं। ठीक है जी। लिंग आप लोग जानते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। वचन एक वचन, बहुवचन। काल यानी वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, ये सब। कारक किसे कहते हैं? कारक को अंग्रेजी में कहते हैं केस। कारक यानी करने वाला, कार यानी करने वाला। तो यानी कुछ करने वाला, जैसे कलमकार, कलम का प्रयोग करने वाला। रचनाकार, रचना करने वाला। तो कारक यानी शब्द क्या करने वाला है, यानी शब्द क्या करने वाला है। यानी वाक्य में शब्द की, पद की भूमिका क्या है, उसे कारक कहते हैं। तो वाक्य में पद की भूमिका यानी वो क्या कर रहा है, वो करता है, क्रिया को करने वाला है। देखिए, वाक्य में सबसे अनिवार्य चीज होती है क्रिया। व्याकरण के हिसाब से वाक्य उसे कहते हैं जिसमें न्यूनतम एक क्रिया हो। कोई भी वाक्य क्रिया के अभाव में नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो क्रिया को करने वाला कर्ता होता है, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े वो कर्म होता है, करने का जो साधन हो, जिसके द्वारा कुछ किया जाए, वो करण होता है, जो उद्देश्य होता है, जिसके लिए कुछ किया जाए, वो संप्रदान होता है, कोई ऐसी चीज जिससे कुछ अलग हो रही हो, वो अपदान होता है। ठीक है जी। तो कारक का मतलब क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया के साथ उनका संबंध पता चलता है। क्योंकि वाक्य में जो किसी भी हम शब्द को कहते हैं कि कर्ता है, करण है, जो भी है,
वो असल में क्रिया के साथ उसके संबंध से ही तय होता है। जैसे घर में भी तो यही होता है ना, आप इसे घर से समझिए। घर में हम क्या करने वाले हैं, इससे ही तो ये तय होता है कि हमें क्या कहा जाएगा। अगर घर में कोई पूरे परिवार को चला रहा है, उसी की सब संतानें हैं, तो माता पिता हो गए। फिर माता पिता के साथ आपका संबंध क्या है, आप उनके पुत्र हैं या पुत्री हैं, आप उनकी संतान हैं, उससे ही आपका नाम तय होगा कि अच्छा आप उनके उनके पुत्र या पुत्री उनकी संतान है। फिर आपके भाई के साथ आपका संबंध भी उससे ही व्यक्त होगा। यानी जितने भी परिवार के अंग हैं वो एक दूसरे से संबंध के एक तंत्र में बंधे होते हैं, जो उनकी भूमिका भी निर्धारित करता है। ठीक है जी। तो उसी तरह वाक्य में जितने भी पद हैं वो एक दूसरे से एक संबंध के तहत बंधे होते हैं, जो उनकी भूमिका, उनके काम को भी तय करता है। तो कारक यानी शब्द क्या करने वाला है वाक्य में, यानी संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया के साथ उनका संबंध प्रकट होता है, उसे हम कारक कहते हैं। ठीक है जी। क्रिया या दूसरे शब्दों के साथ भी ध्यान रहे, संबंध सूचक और कारक में रूप का फर्क होता है। रूप की जब बात होगी तो कारक, और जब कोई अलग पद यानी किसी एक पद का रूप नहीं, अलग पद, तब संबंध सूचक। जैसे उसके घर के सामने बस स्टैंड है, तो इसमें के सामने क्या हो गया, घर और बस स्टैंड का आपसी संबंध जो बता रहा है। तो के सामने क्या है, संबंध सूचक। ठीक है जी। तो संज्ञा सर्वनाम का रूप कारक होता है, और जो अलग अलग पदों में संज्ञा सर्वनाम के बीच में संबंध स्थापित करने वाले अन्य पद होते हैं, वो संबंध सूचक होते हैं। आकारांत एक वचन पुल्लिंग संज्ञाओं के विकृत रूप का प्रत्यय क्या है। अब देखिए, इसमें आपको ये समझना होता है इस तरह के प्रश्न में कि जितने भी पद होते हैं ना, उन सब पदों की कोटियां होती हैं कि उनका वचन क्या है, उनका लिंग क्या है। ठीक है जी। उनमें प्रत्ययों का योग होता है। प्रत्यय का योग यानी प्रत्यय जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। शब्दांश होते हैं, यानी इनका कोई अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, लेकिन ये शब्द में जुड़कर उसके अर्थ में जरूर परिवर्तन कर देते हैं। तो उपसर्ग या प्रत्यय, प्रीफिक्स या सफिक्स, सफिक्स आपके शब्दांश कहलाते हैं। शब्दांश यानी शब्द का वह अंश जिसका अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, लेकिन शब्द के साथ जुड़कर जो उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। परिवर्तन दो तरह से, या तो शब्द के अर्थ को पलट ही देता है, उसे उल्टा कर देगा, या फिर उसके अर्थ की तीव्रता को बढ़ा देगा, उसमें कोई नया आयाम जोड़ देगा। जैसे रुचि, रुचि यानी इंटरेस्ट, अभिरुचि एक विशेष प्रकार, मतलब रुचि में कुछ और विशेषताएं जुड़ गई। इंटरेस्ट तो है लेकिन योग्यता भी हो वो करने की, अभिरुचि, एप्टीट्यूड। ठीक है। जैसे सहायता यानी मदद, या सहायता छोड़िए, जैसे समान यानी बराबर, असमान यानी गैर बराबर, केवल अ जुड़ा, अर्थ पूरा पलट दिया। तो यानी ये शब्दांश होते हैं। उपसर्ग हमेशा शब्द के सामने जुड़ता है, प्रत्यय पीछे जुड़ता है। ठीक है जी। तो आकारांत एक वचन पुल्लिंग शब्द, आकारांत यानी आ से जिसका अंत हो। जैसे बच्चा, बच्चा का अंत आ से हुआ। जैसे लड़का, लड़का का अंत आ से हुआ। ठीक है जी। एक वचन यानी एक के लिए बच्चे बहुवचन है, लड़के बहुवचन है, लेकिन बच्चा लड़का एक वचन है। पुल्लिंग यानी पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग तो बच्ची लड़की होता। इन संज्ञाओं के विकृत रूप का प्रत्यय क्या है। विकृत रूप यानी ऐसा रूप जिसका प्रयोग हम करते हैं जो अमानक नहीं है लेकिन बिगड़ा हुआ रूप है। जैसे लड़के ने मुझसे कहा, अब इसमें एक की ही बात हो रही है, लड़कों ने मुझसे कहा नहीं, लड़के ने मुझसे कहा, या लड़के से मैंने कह दिया था। तो एक की ही बात हो रही है, पुल्लिंग की ही बात, एक की बात हो रही है, पुल्लिंग की ही बात हो रही है, लेकिन लड़का का विकृत रूप हो गया लड़के, यानी ए प्रत्यय उसमें जुड़ गया।
ठीक है जी। तो यानी ए आकारांत एक वचन पुल्लिंग संज्ञाओं के विकृत रूप का प्रत्यय होता है। इसकी कुछ सूचियां हैं, ये कुछ देखिए, ये आपको हल्की सी बात हम इन पर जल्दी जल्दी कर लेते हैं ना। बहुत विस्तार से तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इतनी बात कर लेंगे कि आप लोग समझ जाएं कि मूल बात ये क्या है। जितने भी शब्द होते हैं ना, उन शब्दों को हम दो हिस्सों में बांट देते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है जी। अब जो स्त्रीलिंग शब्द हैं या पुल्लिंग शब्द हैं, उनमें एक खास प्रवृत्ति मिलती है कि उनका अंत कैसे हो रहा है। जैसे पुल्लिंग शब्दों में ज्यादातर पुल्लिंग शब्दों का अंत आ के साथ होता है, आ की मात्रा के साथ। बच्चा, लड़का, ठीक है जी। और कौन कौन से शब्द हो जाएंगे? कुत्ता, घोड़ा, बिल्ला, गधा, ये सब में देखिए आ की मात्रा है। लेकिन सारे पुल्लिंग ऐसे शब्द नहीं है, सारे पुल्लिंग शब्द ऐसे ही नहीं है जिनमें अंत आ की मात्रा के साथ हो। ऐसे भी बहुत सारे शब्द हैं जिनमें अंत में आ की मात्रा नहीं होती। जैसे भाई, जैसे पिता में तो आ की मात्रा है, लेकिन दोस्त, उसमें आ की मात्रा नहीं है। जैसे खिलाड़ी, उसमें ई की मात्रा है अंत में। ठीक है जी। हालांकि खिलाड़ी तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में ही प्रयोग हो जाता है। जैसे संत, जैसे लेखक, ठीक है जी। जैसे सांप, जैसे शेर, जैसे बाघ, तो इनमें अंत में आ की मात्रा नहीं है। उसी तरह जो ज्यादातर स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उनमें अंत में ई की मात्रा होती है। ठीक है जी। जैसे घोड़ी, जैसे गधी, जैसे बच्ची, जैसे स्त्री, जैसे लड़की। ठीक है जी। लड़का लड़की से ध्यान रखिएगा कि मुख्यतः पुल्लिंग शब्दों में आ की मात्रा से अंत होता है और स्त्रीलिंग शब्दों में ई से, लड़का लड़की या बच्चा बच्ची। ठीक है जी। इससे याद रह जाएगा। लेकिन सारे शब्दों का अंत ऐसे नहीं होता। ठीक। तो अब जो आकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं, हमें देखना है कि उसके दो रूप होते हैं हर शब्द के, एक वचन बहुवचन। तो ये कारक, लिंग और वचन, इन तीनों के आपसी संबंध पर आधारित है। ठीक है जी। अब जैसे घोड़ा है, जब आप एक वचन में उसका प्रयोग करते हैं तो उसका मूल मतलब शब्द क्या है? घोड़ा। बहुवचन क्या बनता है? घोड़े। घोड़े का बहुवचन घोड़े। लेकिन उसका विकृत रूप, यानी जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो कई बार एक वचन के लिए भी हम घोड़ा का प्रयोग नहीं कर पाते। जैसे उसका घोड़ा अच्छा है, इसमें हमने कर लिया। उसके घोड़े पर बैठकर मुझे मजा आ गया। तो अब एक की ही बात हो रही है, लेकिन घोड़े करना पड़ा वाक्य में प्रयोग करने के लिए। तो इसे विकृत रूप कहते हैं, विकारी रूप कहते हैं कि वाक्य में प्रयोग करने के लिए कई बार एक वचन में भी हमें शब्द के स्वरूप में परिवर्तन करना पड़ता है। ठीक है जी। ये बड़े मजेदार कॉन्सेप्ट हैं हमारे पास, क्योंकि हमें संक्षेप में ही यहाँ चर्चा करनी है, इसलिए हो सकता है कुछ चीजें समझ में ना आ रही हो। जब विस्तार से बात करते हैं तो बड़ी मजेदार चीजें हैं ये, और उतनी मुश्किल नहीं है। अब तो क्योंकि हम जल्दी में तेजी में बात कर रहे हैं तो मुश्किल लग सकती है आप लोगों को। घोड़े हो गया, तब ऐसे में उसका बहुवचन क्या होता है? बहुवचन भी क्या होगा कि उसके पास कई सारे घोड़े हो तो एक वचन हो गया। जैसे उसके घोड़ों पर, उसी वाक्य में आप प्रयोग करके देख लीजिए। उसके घोड़े पर बैठकर मुझे मजा आ गया। उसके घोड़ों पर बैठकर मुझे मजा आ गया, मतलब तीन चार घोड़ों पर आप बैठे, सभी पर आपको अच्छा लगा। तो घोड़े का बहुवचन घोड़ों। ठीक है जी। तीसरा संबोधन वाला रूप। तो संबोधन वाले में जैसे कोई लड़का जा रहा है, लड़के, आप ये बोलते हो ना, ये बोलते हो लड़का सुनना, कहते लड़के सुनना। तो लड़के एक वचन, जब बहुवचन होते हैं तो लड़कों, जैसे भाइयों और बहनों कहते हैं ना। संबोधन की विशेषता होती है उसमें बहुवचन पर अनुस्वार नहीं आता, बिंदी नहीं आती। तो यहां अनुस्वार नहीं आएगा। ठीक है जी। तो इसमें क्या क्या प्रत्यय लगा? एक वचन अविकारी में तो कोई प्रत्यय नहीं होता, क्योंकि वो तो मूल शब्द है ना। फिर इसमें प्रत्यय लगा ए। अब इसमें भी एक वचन की तुलना में ए प्रत्यय है, यहां ओ, यहां ए और यहां ओ। ठीक है जी।
अब इसी तरह अन्य शब्दों के संदर्भ में भी ये बात लागू होते है। अन्य पुल्लिंग जैसे मित्र अंत में अ है, इकारांत अंत में मतलब ई है कवि में, साथी में अंत में बड़ी ई, साधु में अंत में उ, तो इन सभी शब्दों में फिर एक ही शर्त लागू होगी। ठीक है जी, कि अविकारी में इनका बहुवचन होता ही नहीं है। मित्र, कवि, साथी, गुरु, डाकू इनका बहुवचन नहीं है, शून्य ही रहेगा। विकारी में इनके बहुवचन में ओ आ जाएगा और एक वचन में कोई बदलाव नहीं होगा। संबोधन में एक वचन में कोई बदलाव नहीं होगा, बहुवचन में बिंदी नहीं होगी, संबोधन में कभी बहुवचन में बिंदी नहीं होती। भारतीयों कह के जब आप कोई अपना वक्तव्य शुरू कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, तो भारतीयों पर बिंदी नहीं होगी। ठीक है जी, इसी तरह ये अन्य दो भी हैं। क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य हैं। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया का मतलब होता है विधान करने वाला पथ, यानी जो वाक्य में किसी चीज का विधान करता है, किसी चीज के होने को दिखाता है, उसे क्रिया कहते हैं। अब ये किसी कार्य को होते हुए भी दिखा सकता है, ये किसी चीज की उपस्थिति को भी दिखा सकता है। कार्य को होते हुए कैसे? मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसमें मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा ये काम है, पढ़ा रहा हूं, तो इसमें कार्य होते हुए दिखा दिया, तो पढ़ा रहा हूं क्रियापद है। मैं शिक्षक हूं, अब इस वाक्य में मैं कुछ नहीं कर रहा हूं और मेरे होने को संभव बना रहा है हूं क्या है? क्रिया। इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं ना, इज, एम, आर, वोज, वर, शेल, विल, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, सहायक क्रियाएं जो किसी कार्य को होते हुए नहीं दिखाती, पर जो वाक्य में हमें काल की सूचना देती हैं या किसी चीज के होने की जानकारी देती हैं। ठीक है जी, जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब कर्म के आधार पर क्रिया तीन प्रकार की, वैसे दो ही प्रकार की होती है, अकर्मक, सकर्मक। अ यानी नहीं, स यानी हाँ, तो अकर्मक यानी कर्म के बिना जो क्रिया हो, सकर्मक यानी कर्म के साथ जो क्रिया हो, फिर सकर्मक के भीतर ही एक भेद होता है द्विकर्मक, जिसमें दो दो कर्म हो। उदाहरण के लिए वह पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है, वह सोमवार को किताब पढ़ता है। वह पढ़ता है, वह क्या हो गया? कर्ता, क्रिया करने वाला, पढ़ता है क्रियापद, इसमें कर्म है ही नहीं। इसमें कर्म है ही नहीं, तो ये अकर्मक क्रिया। वह किताब पढ़ता है, इसमें कर्म है, वह क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है, किताब क्या होगी? कर्म। वह सोमवार को किताब पढ़ता है, इसमें को किसका चिन्ह होता है? कर्म का, तो सोमवार और किताब दो दो कर्म हो गए, तो द्विकर्मक। तो जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है वो तो अकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक में तो कर्म पर ही फल पड़ता है, कर्म होगा तो कर्म पर ही फल पड़ेगा, यानी ये कथन गलत है। फल यानी प्रभाव। ठीक है जी, राम क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट पर प्रभाव पड़ रहा है ना, ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, कर्म क्रिकेट है। जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती है वे समापिका क्रियाएं कहलाती हैं। सब क्रिया की पोजीशनिंग के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, समापिका और असमापिका। जो वाक्य के अंत में होती है समापिका, जो वाक्य के अंत में नहीं होती असमापिका। समापन यानी खत्म, तो समापिका यानी खत्म करने वाली, वाक्य को खत्म करने वाली। असमापिका यानी जो वाक्य को खत्म ना करती हो, नाम में ही इसका अर्थ है। जैसे इसमें है, समापिका क्रिया है सब जगह क्योंकि अंत में है। जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। अकर्मक क्रिया में किसी कर्म का होना अनिवार्य है, बिल्कुल
गलत बात है ना। कर्म नहीं है तभी तो अकर्मक है, कर्म होता तो सकर्मक होती। क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं, बात एकदम ठीक है। क्रिया के मूल अंश को धातु कहा जाता है और संज्ञा या सर्वनाम के मूल अंश को प्रातिपदिक कहते हैं। ठीक है जी। तो 2, 3 और 5 इसमें सही है। अब आपको विशेषण के प्रकार बताने हैं। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण कहते हैं संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले पदों को। विशेषण के प्रकार बताने, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। याद रखने का तरीका है जीएसपीएस। जनरली सोसाइटी में पॉलिटिकल साइंस के ज्ञान को ही हमारी विशेषता माना जाता है। आप पढ़ने में कितने ही अच्छे हों, लेकिन जब भी आप 10 लोगों के बीच में बैठेंगे तो मतलब आपकी उम्र क्या, अगर वे नहीं हुए, बड़े हुए, तो अक्सर वे राजनीति की चर्चा जरूर छेड़ेंगे। और फिर आपको कितना पता है, कितने आप उससे जानकारी, उसके संबंध में जानकारी रखते हैं, कितने आप उससे अपडेटेड हैं, इसके आधार पर ही वो आपके ज्ञान को तोलते हैं। तो जनरली सोसाइटी में पॉलिटिकल साइंस के ज्ञान को ही हमारी सबसे बड़ी विशेषता माना जाता है। विशेषण यानी विशेषता। तो जीएसपीएस, जनरली सोसाइटी पॉलिटिकल साइंस। ठीक है जी। तो गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, पी से संख्यावाचक विशेषण, पी से परिमाणवाचक विशेषण और एस से सार्वनामिक विशेषण। ठीक है जी। गुणवाचक जो कोई भी विशेषता गुण के स्तर पर, संख्यावाचक संख्या के रूप में जहां विशेषता हो। गब्बर पूछता ना कितने आदमी थे, सांबा कहता है 2 आदमी थे हजूर। तो आदमी क्या है? संज्ञा। इस संज्ञा की विशेषता क्या होगी? यहाँ 2, यानी कितने? 2। तो ये 2 क्या है? संख्या। तो ये संख्यावाचक विशेषण। परिमाण कहते हैं क्वांटिटी को। तो ये बात संभवतः हमने की थी ना परिमाण वाली, कि सारी चीजों की आप गणना नहीं कर सकते। जिन चीजों की आप गणना नहीं कर सकते उनको आप मापते या तोलते हो, जिनको आप गिन नहीं सकते। तो उस माप या तोल के बाद जो मात्रा मिलती है उसे परिमाण कहते हैं। 2 किलो सेब, 2 सेब संख्या है 2, 2 किलो परिमाण है। परिमाण में किसी न किसी इकाई का प्रयोग सामान्यतः किया ही जाता है। ठीक है जी। और सार्वनामिक विशेषण, जब सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की तरह हो रहा हो। सर्वनाम का प्रयोग विशेषण की तरह हो रहा हो, माफ कीजिएगा, संज्ञा की तरह नहीं। तो अच्छा क्या है? गुणवाचक। ये तो गुण हो गया ना, मतलब बुरा भी गुण है। गुण का मतलब यहाँ अच्छाई से नहीं है। गुण यानी आपकी या किसी भी वस्तु की, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की ऐसी विशेषता जो उसे औरों से अलग करती हो। वह क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि वह सर्वनाम है। जब इसका प्रयोग विशेषण की तरह होगा तो सार्वनामिक विशेषण होगा। वह, यह, मैं, तुम, आप, ये सब सर्वनाम होते हैं, प्रोनाउन, जो संज्ञा के स्थान पर उसके लिए आते हैं। सवा और कुछ। अब कुछ लोग थे और 1.25 किलो। अब देखिए, वैसे तो ये प्रश्न गले, तो पेपर ही हालांकि निरस्त हो गया था, और वैसे भी प्रश्न ठीक है नहीं, क्योंकि सवा और कुछ ये दोनों ऐसे शब्द हैं जो वाक्य में प्रयोग के आधार पर तय किया जा, जिन्हें हम तय कर सकते हैं कि ये कौन सा विशेषण होगा। जैसे मैं 1.25 किलो सेब लेकर आया हूं, तो 1.25 किलो में सवा परिमाणवाचक हो गया। ठीक है जी। मैंने 1.25 रोटी खाई। ठीक है जी। यहां वो संख्यावाचक हो गया, सवा। फिर जैसे कोई कहे कि आ, और हम कैसे देख सकते हैं? सवा आदमी तो नहीं कह सकते, वो तो संभव नहीं है। वस्तुओं के संदर्भ में हम सवा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन क्योंकि कामता प्रसाद गुरु ने सवा को संख्यावाचक के उदाहरण के रूप में दे दिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये परिमाणवाचक नहीं हो सकता, उन्होंने केवल वैसे ही उसके उदाहरण में लिख दिया। तो प्रश्न पत्र बनाने वाले ने संभवतः वहीं से उठाया और प्रश्न में रख दिया, जबकि ये ठीक विकल्प नहीं है। वाक्य में प्रयोग के आधार पर तय होगा कि वो संख्यावाचक है या परिमाणवाचक है। और कुछ परिमाणवाचक, मैंने कुछ किलो फल लिए थे, या कुछ ग्राम की तो होगी ये चीज, या कुछ कुछ किलोमीटर दूर होगा, मुझे पक्का नहीं पता, कुछ किलोमीटर दूर होगा। तो ये सब परिमाण बता रहे हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति थे, ये संख्या बता रहा है।
तो ये विकल्प सही नहीं थे सवा और कुछ के संदर्भ में। ठीक है जी। में से अविकारी शब्द कौन सा है? संज्ञा विशेषण क्रिया तीनों विकारी है। अविकारी यानी अव्यय, अव्यय मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक जिसे योजक कंजक्शन कहते हैं। क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। संबंध बोधक यानी प्रपोजिशंस। समुच्चय बोधक यानी कंजक्शन जिसे योजक भी कहते हैं, जो दो शब्दों या दो उपवाक्यों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले होते हैं। और विस्मयादि बोधक एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स या एक्सक्लेमेशन जो शब्द होते हैं ना, जो हमारे विस्मय, हैरानी आदि के भावों को व्यक्त करते हैं कि हुर्रे, जीत गए, याहू, ये सब, क्या बात है, शानदार, वाह, ये सब। तो क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है। देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। तो वो व्याकरण वाला हिस्सा था जिससे संबंधित उतने ही प्रश्न थे जिन पर हमने चर्चा की। अब हम भाषा वाली इकाई के अंतिम हिस्से लिपि और देवनागरी लिपि पर आ गए हैं। इसमें हम पढ़ते हैं लिपि के बारे में। लिपि यानी स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट यानी किसी भाषा को लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रतीक चिन्हों का समुच्चय। जैसे हम बोलते हैं उसे ध्वनियां कहते हैं। ध्वनि को लिखने के लिए जिस संकेत का प्रयोग किया जाता है उसे वर्ण कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को और व्यवस्था को, वर्णों का क्रमबद्ध समूह और जो उसके नियम इत्यादि होते हैं प्रयोग के, उन सबको लिपि या स्क्रिप्ट कहा जाता है। ठीक है जी। तो हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। हिंदी की देवनागरी है, संस्कृत की भी देवनागरी है, पंजाबी की गुरुमुखी है। पंजाबी गुरुओं के द्वारा शुरुआत में प्रचलित रही ना, तो इसलिए गुरुमुखी, गुरुओं के मुख से जो व्यक्त हुई हो, इससे आप ध्यान रख सकते हैं। अंग्रेजी की रोमन है। ठीक है जी। बांग्ला की बांग्ला ही है। ठीक है जी। मराठी की देवनागरी है। गुजराती की गुजराती ही है। देवनागरी से हालांकि बहुत मिलती जुलती है ऐसे। ठीक है जी। तो देवनागरी के मानकीकरण यानी देवनागरी भाषा का मानक रूप स्थिर करने के लिए जो प्रयास हुए, देवनागरी लिपि का मानक रूप बनाने के लिए जो प्रयास हुए, वो हमें बताने शुरू से लेकर अंत तक। ठीक है जी। तो डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित परिषद, महादेव गोविंद रानाडे के सुझाव, काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति, महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा गठित लिपि सुधार समिति, आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित परिषद। ठीक है जी। तो महादेव गोविंद रानाडे से ये मसला शुरू होता है। ठीक है जी। ये वो सुधारों की एक तस्वीर है उनके क्रम की। देखिए देवनागरी, देवनागरी में भी देव शब्द आ रहा है और उसके लिए जो प्रयास शुरू हुए वो भी देव, महादेव, देवों के देव महादेव से शुरू हुए, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। महादेव गोविंद रानाडे ने पहली बार देवनागरी के मानकीकरण के प्रयास किए। महाराष्ट्र से संबंध रखते थे। मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी ही है। ठीक है जी। फिर जब ये चीज पुणे की साहित्य परिषद ने देखी तो उनको लगा कि जब एक व्यक्ति इसके लिए प्रयास कर रहा है तो हम क्यों ना करें। तो उनके बाद वहां की परिषद, महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे, लिपि सुधार की योजना तैयार करती है। सबसे पहले महादेव गोविंद रानाडे एक लिपि सुधार समिति बनाते हैं। फिर उनकी देखा देखी जो महाराष्ट्र साहित्य परिषद है एक संस्था, वो लिपि सुधार की योजना तैयार करती है। फिर 1935 में साहित्य सम्मेलन हुआ था, गांधी जी जिसके अध्यक्ष थे। तो काका कालेलकर को एक नागरी लिपि सुधार समिति बनाई गई, उसमें उसका संयोजक बनाया गया था। ठीक है जी। फिर 1947 में आचार्य नरेंद्र देव, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नागरी लिपि सुधार परिषद बनाई 31 जुलाई 1947 को, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव को बनाया गया। और फिर जो जितने भी शिक्षा मंत्री थे अलग अलग राज्यों के, उनका एक सम्मेलन हुआ। तो तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उस सम्मेलन की अध्यक्षता की ताकि देवनागरी का विकास और हिंदी का विकास किया जा सके। तो 1953 में ये हुआ था। 28 और 29 सितंबर को उन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है जी।
तो सबसे पहले महादेव गोविंद रानाडे ने जो प्रयास किया था, देवों के देव महादेव देवनागरी, इससे याद रह जाएगा। उनके बाद फिर महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे की प्रयास, फिर काका कालेलकर 1935, फिर नरेंद्र देव 1947 और 1953 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो 2 4 3 5 1। देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है? सबसे पहले ब्राह्मी लिपि थी, मतलब भारत में प्राचीन दौर में मुख्यतः 3 लिपियां मिलती हैं, सिंधु घाटी लिपि, खरोष्ठी और ब्राह्मी। तो फिर ब्राह्मी से ही आगे अन्य भारतीय लिपियों का विकास होता है। ब्राह्मी लिपि से गुप्त काल में आते आते उससे एक लिपि बनती है जिसे सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि कहते हैं। फिर उसकी 2 शाखाएं बनती है, उत्तरी और दक्षिणी। दक्षिणी से जो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उनकी जो लिपियां बनी उनका विकास होता है। उत्तरी शैली से जो उत्तर भारत की भाषाएं हैं उनकी लिपियों का विकास होता है, इसमें शारदा इत्यादि है। तो सबसे पहले ब्राह्मी, फिर गुप्त लिपि, फिर कुटिल। गुप्त काल में अगर गुप्त लिपि, फिर कुटिल या सिद्ध मातृका, फिर देवनागरी लिपि। ब्राह्मी, गुप्त, कुटिल, देवनागरी। देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। नागलिपि से नागरी नामकरण नहीं हुआ है, ये बात गलत है। नागलिपि से भी हुआ है। देवनागरी का नाम कैसा रखा गया, इस संबंध में 7-8 अलग अलग विचार है। एक तो कि देवनगर यानी काशी में से ये लिपि चली, इसलिए इसको देवनागरी कहा गया, देवनगर काशी। दूसरा, देवों की वाणी को सुरक्षित रखने के लिए इसका प्रयोग हुआ, इसलिए इसे देवनागरी कहा गया। संस्कृत में जो ज्ञान था उसे सुरक्षित रखने के लिए इसका प्रयोग हुआ था। तीसरा, जो गुजरात के नागर ब्राह्मण थे उनके द्वारा इस लिपि का विकास हुआ, इसलिए इसे देवनागरी कहा गया। चौथा, कि पहले क्या होता था कि देवों की मूर्तियां तो नहीं होती थी, तो कुछ संकेत वगैरह बनाकर उन संकेतों की आराधना किया करते थे, जिन्हें देवनगर कहते थे, देवाक्षर कहते थे। तो उसके आधार पर, क्योंकि वैसे कुछ संकेतों से होते होते देवनागरी बनी, उस आधार पर ये हुआ। फिर एक स्थापत्य कला थी, उसके आधार पर हुआ नागलिपि के। तो ऐसे 6-7 अलग अलग मत मिलते हैं। नागलिपि से संबंधित मत संभवतः बौद्ध ग्रंथों में, ललित विस्तर इत्यादि में इस संबंध में जानकारी मिलती है। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है, एकदम है। पिछली जो कक्षा हुई थी उसमें हम लोगों ने देखा भी था कि कैसे जो उच्चारण अवयवों का क्रम है उसी आधार पर देवनागरी में वर्णों के क्रम को नियोजित किया गया है। और इतना ही नहीं, हम किसी भी लिपि को जब वैज्ञानिक कहते हैं तो उसके पीछे 3-4 कारण होते हैं। एक एक तो होता है कि उस लिपि की वर्णमाला बहुत ठीक हो, सही क्रम में विन्यस्त हो, जो कि देवनागरी की है, हमने देखा भी। दूसरा, जब हम उस लिपि में किसी ध्वनि का उच्चारण, जब उस लिपि में किसी ध्वनि के उच्चारण के लिए किसी संकेत का प्रयोग करें तो स्पष्टता हो, यानी एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत हो। जैसे अंग्रेजी में क्या सी कई बार स की ध्वनि के लिए प्रयोग होता है, कई बार क की ध्वनि के लिए, तो उससे दिक्कत होती है, उससे संप्रेषणीयता, बोधगम्यता की समस्या पैदा होती है। तो ऐसा ना हो, एक संकेत एक ही ध्वनि का द्योतक हो। ठीक है जी, तो देवनागरी इस मामले में बहुत हद तक ठीक है। तो ऐसे कुछ शर्तें तय की जाती हैं। नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी नाम पड़ा। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर देवनागरी नाम पड़ा, बिल्कुल ठीक है। देवनागरी लिपि अक्षरिक नहीं है, ये बात गलत है। देवनागरी लिपि अक्षरिक ही है। लिपियां, आज की लिपियां मुख्यतः 2 प्रकार की हैं, अक्षरिक और वर्णनात्मक। अक्षरिक अक्षर हमने कल की कक्षा में, मतलब पिछली कक्षा में चर्चा की थी ना, कि अक्षरिक लिपि कौन सी लिपि, मतलब अक्षर क्या होते हैं, एक हृदय स्पंद में, एक आघात में, जो एक सांस में हम जितना बोलते हैं वो। ठीक है जी। तो मात्राएं इत्यादि का प्रयोग देवनागरी में होता है, तो मात्रा इत्यादि का प्रयोग अक्षर में भी होता है। जबकि कुछ लिपियां ऐसी जिनमें मात्राएं नहीं होती, जैसे रोमन लिपि, अंग्रेजी में मात्राएं थोड़ी ना है, वो वर्णनात्मक लिपियां हैं, केवल वर्ण है। अक्षरिक में मात्राएं भी होती हैं। ठीक है जी। तो देवनागरी अक्षरिक लिपि है, रोमन वर्णनात्मक लिपि है। तो 2, 3 और 4 इसका सही उत्तर है। देवनागरी के बारे में जैसा बोला जाता है देवनागरी में वैसा ही लिखा जाता है। एक लिपि चिन्ह से अनेक ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता है।
संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा माना गया है। जो पिछली से पिछली कक्षा हुई थी उसमें हमने ये चर्चा की भी थी कि संविधान के अनुच्छेद 343 में क्या लिखा गया, और उसमें स्पष्ट था कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को ही संघ की राजभाषा माना जाएगा। देवनागरी लिपि में पंजाबी और उड़िया भाषा लिखी जाती है, एकदम गलत बात है। पंजाबी की गुरुमुखी लिपि, उड़िया की उड़िया लिपि है। ध्वनि और संकेत में निश्चितता है, यानी ध्वनि और वर्ण में निश्चितता है। एक वर्ण से एक ही ध्वनि पैदा होती है, अनेक नहीं, और यही मतलब है निश्चितता का। तो 1, 3 और 5 इसका उत्तर है। संसार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो वह एकमात्र देवनागरी है। ये कथन आइजैक पिटमैन का है, और ये उसी तरह का प्रश्न है जो कभी कभी मैंने बताया था ना, कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जो बस पूछ लिए जाते हैं, आप जिनकी तैयारी नहीं कर सकते। एक बार आ गया तो आप याद कर लेंगे, लेकिन दोबारा अगर उस तरह का कोई दूसरा प्रश्न आएगा तो आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है जी, क्योंकि वो फिर कठिन हो जाता है। अब पता नहीं किस किस ने कहाँ कहाँ कौन कौन से कथन कहे हैं। अब ये तो उनकी इच्छा पर निर्भर करता है ना कि वो कहाँ से कथन पूछ रहे हैं। तो हर प्रश्न पत्र में ऐसे कुछ प्रश्न होते हैं जिनको लेके परेशान नहीं होना है, उसी तरह का प्रश्न है। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में गठित लिपि सुधार समिति, जो कि 1935 में गठित हुई थी, काका कालेलकर इसके संयोजक थे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। देवनागरी लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है आपको, सत्य नहीं। देवनगर अर्थात काशी में प्रचार के कारण इसे देवनागरी कहा गया, सही बात है। ग्रियर्सन ने देवनागरी को शारदा लिपि की बहन माना है, इसे अभी देखेंगे। हालांकि ये बात ठीक ही है वैसे। ललित विस्तार नहीं, ललित विस्तर होना चाहिए संभवतः, हो सकता है ललित विस्तार हो, तो मुझे लग रहा है कि ललित विस्तर होगा। में उल्लिखित नाग लिपि ही नागरी है। अरबी लिपि की भांति इस लिपि की उत्पत्ति पुरानी सामी लिपि की उत्तरी शाखा से हुई है। नगरों में प्रचलन के कारण इसका नाम नागरी पड़ा है। अब हमें एकदम स्पष्ट पता और एकदम आसान है पहला और पांचवा। तो पहला और पांचवा सत्य कथन है, तो पहला और पांचवा जिन जिन विकल्पों में है उनको हटा दीजिए। अब बचे हमारे पास केवल ए और बी। तो अब हमें ये जानना है, देखो 4 एकदम ठीक है, यानी 4 गलत बात है, क्योंकि गलत ही सही है ना, असत्य बताना है। ठीक है जी, यानी अरबी लिपि, क्योंकि जो सामी लिपियां हैं वो लिखी जाती हैं दाएं से बाएं, देवनागरी लिखी जाती है बाएं से दाएं, तो उनमें और उनमें कोई समानता ही नहीं है। फिर वो जिस तरह से लिखी जाती है देवनागरी, जिस तरह से लिखी जाती है, बहुत अलग है। तो ये बात एकदम गलत है। अरबी लिपि की भांति इस लिपि की उत्पत्ति सामी लिपि की उत्तरी शाखा से हुई। ठीक है जी, इनका विकास ब्राह्मी से हुआ है। अब ग्रियर्सन ने देवनागरी को शारदा लिपि की बहन माना, ये बात सही हो सकती है क्योंकि शारदा और देवनागरी का विकास समानांतर होता है। ललित विस्तर में उल्लिखित नाग लिपि ही नागरी है। अब ये बात मुझे ऐसे तो लग रही है कि मैंने कहीं पढ़ी है, लेकिन ये ठीक ठीक ऐसी बात नहीं है। उसमें यह कि नाग लिपि के आधार पर इसका विकास हुआ, और नाग लिपि ही नागरी है ये नहीं है। बाकी फिर भी इस प्रश्न को मैं एक बार देख लूंगा, क्योंकि मैं एकदम निश्चित नहीं हूं कि इसका उत्तर बी ही होगा, नहीं ए ही होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे इसका उत्तर ए ही है, क्योंकि देवनागरी और शारदा लिपि तो साथ साथ विकसित होती है। फिर शारदा से गुरुमुखी इत्यादि लिपियां आती हैं, सिंधी लहंदा के लिए भी शारदा से ही लिपि आती हैं। तो 9वीं 10वीं शताब्दी के लगभग ये विकसित होती है समानांतर। तो बहन तो बिल्कुल माना जा सकता है इन्हें। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि उत्तर ये होना चाहिए, पर एक बार फिर भी मैं क्रॉस चेक कर लूंगा। अगर उत्तर ए ही हुआ तो मैं अगली कक्षा में चर्चा नहीं करूंगा, अगर उत्तर ए नहीं हुआ तब मैं अगली कक्षा में आप लोगों को सूचित कर दूंगा। अगर मैंने कोई चर्चा नहीं की तो उसका मतलब आप लोग समझ जाइएगा कि उत्तर ए ही है। ठीक है जी, चलिए, तो भाषा से संबंधित हमारे इतने ही प्रश्न थे। अब हम अपनी दूसरी इकाई पर चर्चा शुरू करते हैं। दूसरी इकाई है हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी की गद्य विधाएं। इस इकाई में कई सारे टॉपिक्स हैं।
सबसे पहले तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो पूरी परंपरा रही, किन किन लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ रचे, उनकी विशेषताएं क्या क्या थी, इत्यादि तमाम चीजें। फिर जो हिंदी साहित्य के इतिहास के 4 काल माने जाते हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। फिर उसके बाद गद्य की जो अलग अलग विधाएं हैं उनका इतिहास, कहानी का इतिहास, उपन्यास का इतिहास, नाटक का इतिहास, निबंध का इतिहास, अन्य गद्य विधाओं का इतिहास, पत्रकारिता का इतिहास, ये तमाम चीजें इसी के भीतर आ जाती हैं। तो उसका सबसे पहला टॉपिक है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन। तो उससे संबंधित प्रश्नों पर, उसके संबंध में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो ये इसका ट्रेंड एनालिसिस है। मतलब इससे बहुत कम प्रश्न आते हैं, औसत प्रश्न संख्या 0 से 1 है। तो दोनों के बीच की भी, मतलब आधा प्रश्न तो अब हम लिख नहीं सकते थे, तो हमने 0 से 1 लिख दिया। देखिए, जुलाई 2018, दिसंबर 2018, जून 2019, दिसंबर 2019, इन चारों परीक्षाओं में एक भी प्रश्न इससे नहीं आया। फिर नवंबर 2020 में एक प्रश्न आया, प्रथम पाली में, द्वितीय पाली में 2 थे। दिसंबर 2021 में दोनों पालियों में एक एक प्रश्न था। सितंबर 2022 में पहली पाली में कोई प्रश्न नहीं था, दूसरी में 2 प्रश्न थे। मार्च 2023 पहली पाली में एक था, दूसरी पाली में कोई प्रश्न नहीं था। जून 2023 पहली पाली में एक प्रश्न था, दूसरी पाली में कोई प्रश्न नहीं था। फिर मार्च 2023 में, माफ कीजिएगा, जून 2023 में दोनों पालियों में कोई प्रश्न नहीं थे। दिसंबर 2023 में 2 प्रश्न आए थे। जून 2024 में जो परीक्षा रद्द हुई उसमें एक, और अभी हाल ही में जो परीक्षा हुई अगस्त 2024 में, उसमें दोनों पालियों में एक भी प्रश्न नहीं आया था। तो यानी आता भी है तो एक, बहुत हुआ तो 2, वरना एक प्रश्न इससे आता है, इसलिए बहुत कम प्रश्न है भी इसके। मलिक मोहम्मद जैसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण किस साहित्यकार ने सुझाया है? देखिए, जब आप इतिहास ग्रंथ पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि उसे कुछ कालों में वर्गीकृत किया जाता है। असल में इतिहास, साहित्य का इतिहास का जो कार्य है उसमें होता क्या है? एक तो इतिहास यानी समय का एक लंबा प्रवाह, तभी हम इतिहास रचते हैं। तो जब हम कहते हैं साहित्य इतिहास यानी साहित्य का इतिहास, तो उसमें हम किसी भी भाषा में रचे गए साहित्य की पूरी परंपरा का अध्ययन करते हैं। जब हम कहते हैं हिंदी भाषा यानी हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उसका मतलब होता है हिंदी भाषा में रचे गए साहित्य की परंपरा। तो अब सबसे पहला प्रश्न तो साहित्य इतिहासकार के सामने यही आता है कि वो कब से लेकर कब तक की रचनाओं को उस परंपरा का हिस्सा माने, यानी परंपरा का निर्धारण। इसमें एक बिंदु तो ये है कि कब से लेकर कब तक की रचनाओं को आप उस परंपरा का अंग मानेंगे। दूसरा, फिर उस समय में भी तो ना जाने कितनी सारी रचनाएं होंगी, जिसे आप छायावाद कहते हैं, जो 1918 से 1936 ईस्वी का समय है। उस समय में 200 से अधिक कवि हिंदी में कविता लिख रहे थे। लेकिन आप लोग कितने कवियों को जानते हैं? मुख्यतः 4: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत। अगर किसी की विशेष रुचि है तो रामकुमार वर्मा को जानता होगा, या बहुत हुआ तो 1-2 कवियों के बारे में और पता होगा। यानी उन 200 कवियों में से महज 5 ही कवि ऐसे रहे जिनकी चर्चा हम आज करते हैं। बाकी के 195 से अधिक कवियों का क्या हुआ? उन्हें इतिहास में जगह नहीं दी गई। तो इस चीज का चयन या इस चीज का निर्धारण कौन करता है कि किस रचनाकार को हम इतिहास में दर्ज करेंगे और किसको नहीं करेंगे? यह साहित्य इतिहासकार का दायित्व होता है, और इसमें आपकी अपनी पसंद निर्णायक नहीं हो सकती। वो प्रभावित हमेशा करती है, क्योंकि इंसान होते हैं वो भी। तो किस रचनाकार को पसंद करते हैं, किसको नहीं करते, इसका प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन ये निर्णायक नहीं होती। निर्णायक होता है, आपको तर्क देने पड़ते हैं, आपके तर्क कि क्यों हमने इसे प्रतिनिधि माना। तो फिर उस पूरी परंपरा को कुछ कालों में विभाजित किया जाता है। जब भी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं और उनमें व्यवस्था पैदा करनी होती है, तो हम उसे कुछ वर्गों में विभाजित कर देते हैं, बांट देते हैं। इस प्रक्रिया को वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कहा जाता है।
तो आपने देखा होगा कि जब भी हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, चाहे वो विश्व का हो, चाहे वो भारत का हो, चाहे वो किसी साहित्य का हो, तो हमेशा कुछ वर्गों में बटा हुआ होता है। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा है उसकी शुरुआत 1839 में होती है। 1839 में एक फ्रेंच विद्वान थे जो कभी भारत नहीं आए, लेकिन भारत का साहित्य क्योंकि यूरोप तक पहुंच गया था, अंग्रेज अपने साथ यहाँ से वहां ले जाते थे। मतलब यूरोपीय लोग, अंग्रेज तो केवल इंग्लैंड के लोगों के लिए हम प्रयोग करते हैं, लेकिन वैसे लोक में अंग्रेज शब्द का प्रयोग हम हर विदेशी के लिए कर देते हैं जो जो रेस के आधार पर गोरा हो। ठीक है जी। तो उनका नाम था गारसा दतासी। 1839 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी, इस्तवार दला लितेत्यूर इंदोई हिंदुस्तानी। क्योंकि ये पुस्तक फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी, इसलिए हो सकता है कि आप लोगों को इसका नाम थोड़ा मुश्किल लगे। इस्तवार यानी हिस्ट्री, दला लिटरेच्यूर यानी लिटरेचर, इंदुई यानी हिंदुई, हिंदुस्तानी यानी हिंदुस्तानी, यानी हिंदी और उर्दू के साहित्य का इतिहास। लेकिन उसमें उन्होंने अंग्रेजी यानी रोमन की वर्णमाला के क्रम के हिसाब से रचनाकारों के बारे में बता दिया था। काल विभाजन और नामकरण का कोई भी प्रयास उस पुस्तक में नहीं किया गया था। उस पुस्तक के बाद जो दूसरी पुस्तक आती है वो मौलवी करीमुद्दीन की थी, तजकीरा शुरा हिंदी, उसमें भी ऐसा कोई प्रयास नहीं था। फिर महेशदास शुक्ल की भाषा काव्य संग्रह, उसमें भी ऐसा कोई प्रयास नहीं था। फिर आती है शिव सिंह सेंगर की शिव सिंह सरोज, उसमें भी ऐसा कोई प्रयास नहीं था। फिर जॉर्ज ग्रियर्सन की द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, यह ऐसा पहला इतिहास ग्रंथ था जिसमें हिंदी साहित्य की परंपरा को कुछ कालों में विभक्त किया गया था, वर्गीकृत किया गया था। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा को कुल 12 कालों में वर्गीकृत किया था। 11 काल तो उन्होंने नाम किया, 12वां उन्होंने विविध रख दिया था। तो हम कह सकते हैं कि वो काल नहीं था, काल तो 11 थे, वो केवल एक अध्याय था। तो 11 काल उनकी पुस्तक में कुल 12 अध्यायों में थे। 11 अध्याय तो हर एक काल के लिए एक अध्याय, 12वां विविध जिसमें उन्होंने बहुत सारी जानकारी को वैसे ही रख दिया था। ठीक है जी। तो उनका जो काल विभाजन है वो थोड़ा अव्यवस्थित है। जैसे महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, तुलसी की का काव्य, ऐसे ऐसे करके उन्होंने काल विभाजन किया। तो उन्होंने ही मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता नाम से भी एक काल का विभाजन किया था। अब इस तरह के प्रश्नों को जब आप पढ़ते हैं या तैयार करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको उनके 11 के 11 कालों के नाम याद कर लेने हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब इस तरह के नाम आते हैं तो हिंदी साहित्य के इतिहास में एक ही व्यक्ति ने इस तरह के नामकरण किए हैं और वो जॉर्ज ग्रियर्सन है। तो थोड़ा परंपरा से जोड़ते हुए से पढ़ लीजिएगा, अच्छा इस दौर में ये कविता थी, इसके प्रतिनिधि कवि थे, तो उस आधार पे इन्होंने ये नाम रख दिया इस तरह। ठीक है जी। आगे 7-8 वर्षों की संचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सरणियों की दुभावना नहीं हुई थी जिसके आधार पर, जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। सारे रचनाकाल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने से पहले के जितने भी साहित्य इतिहास ग्रंथ थे उन्हें वृत्त संग्रह कहा। वृत्त संग्रह यानी वृत्त कहते हैं जानकारी को, यानी कवियों के जीवन का वृत्त, कवियों के जीवन के बारे में जानकारी और उनकी रचनाओं के बारे में कुछ कुछ जानकारी को एक जगह एकत्रित कर दिया गया है। ये इतिहास ग्रंथ नहीं है, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं, ये कवियों के वृत्त संग्रह है। ठीक है जी। तो उनसे पहले 3 इतिहास ग्रंथ विशेष रूप से चर्चित थे। एक शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज, जिसे वो कवि वृत्त संग्रह कहते हैं। दूसरा जॉर्ज ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जिसे वो बड़ा कविवृत्त संग्रह कहते हैं। और मिश्र बंधुओं का मिश्र बंधु विनोद, जो कि वास्तव में बहुत बड़ा ग्रंथ था, उसे वो बड़ा भारी या प्रकांड कविवृत्त संग्रह कहते हैं।
जिस क्रम में ये ग्रंथ आते हैं उसी क्रम में उन्होंने इसके लिए विशेषणों का प्रयोग किया है। एक के बाद एक वो विशेषण को बढ़ाते जाते हैं। पहला केवल कविवृत्त संग्रह शिव सिंह सरोज का, शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर का 1878 में हालांकि उसका पहला संस्करण आ गया था, लेकिन शुक्ल जी ने क्योंकि उसका समय 1883 ईस्वी दिया तो आज तक लोग यही मानते हैं कि 1883 ईस्वी ही उसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है जी। फिर 1888 में जॉर्ज ग्रियर्सन का आया, जो कि समय में दूसरे पर हो गया उनके बाद, यानी चर्चित में, तो बड़ा कविवृत्त संग्रह। 1913 में मिश्र बंधुओं के इतिहास के पहले 3 भाग आए थे, चौथा भाग 1934 में आया था, जिसे उन्होंने बड़ा भारी या प्रकांड कविवृत्त संग्रह कहा। तो ये कथन किसका है? शुक्ल जी का। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, ये भी जॉर्ज ग्रियर्सन का ही काल विभाजन है, इसी तरह से उन्होंने काल विभाजन किया है। मुगल दरबार की कविता, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, तुलसी का राम काव्य, ऐसे कर करके ही। ठीक है जी। किसके मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए? ये इतिहास दर्शन का प्रश्न है। जब हम साहित्य इतिहास लेखन के विषय में पढ़ते हैं तो हम मुख्यतः 3, 4, 5 टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं साहित्य इतिहास का मतलब क्या है, उसकी अवधारणा पर बात करते हैं, जिसके अंतर्गत उसके अर्थ पर, उसके भीतर क्या क्या किया जाता है, साहित्य इतिहासकार का कार्य क्या होता है, इस पर चर्चा करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं साहित्य इतिहास दर्शन पर। ठीक है जी। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा पर। फिर हम लोग बात करते हैं साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर, जिसमें किस किस ने किस किस समय इतिहास ग्रंथ लिखे, उनकी क्या क्या विशेषताएं थी। और 5वें नंबर पर सबसे अंत में हम चर्चा करते हैं विभिन्न विद्वानों के अनुसार काल विभाजन और नामकरण पर। तो अब तक हमने जो 3 प्रश्न देखे हैं उसमें से दूसरे वाला जो प्रश्न था वो था साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा से। पहला और तीसरा प्रश्न था विभिन्न विद्वानों के अनुसार काल विभाजन और नामकरण से। इस प्रश्न का संबंध है साहित्य इतिहास दर्शन से। साहित्य इतिहास दर्शन में हम पढ़ते हैं कि साहित्य मतलब इतिहास दर्शन के संबंध में अलग अलग विद्वानों के क्या क्या मत रहे, और एक बिंदु मुझसे रह गया, माफ कीजिएगा, वो है इतिहास लेखन की पद्धतियां, जिसमें कालानुक्रम, वर्णानुक्रम, विधेयवाद, ये सब पढ़ते हैं। तो 6 बिंदुओं को हम पढ़ते हैं। तो इतिहास दर्शन के प्रवर्तक माना जाता है, का नाम क्या है, विको, प्रोफेसर वोल्स के अनुसार विको। और हाँ, विको और एक और विद्वान है, मतलब 2 विद्वानों का नाम चलता है। तो ज्यादातर लोग मानते हैं कि प्रोफेसर वोल्श ने हालांकि ये प्रस्तावना दी थी कि इतिहास दर्शन के प्रवर्तक हमें विको को मानना चाहिए, तो फिर उनको माना भी जाता है। और दूसरा नाम चलता है प्रोफेसर कोलिंग वुड के अनुसार, मतलब प्रोफेसर कोलिंग वुड इस बात के, मतलब इस बात को रखने वाले थे, इस मत को व्यक्त करने वाले थे, और उन विद्वान का नाम है वाल्टेयर। ठीक है जी। तो जो इतिहास दर्शन के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण चिंतक रहे उनमें से एक रहे हिगेल। जब वैचारिक पृष्ठभूमि हम पढ़ते हैं तो मार्क्सवाद से पहले हिगेल के बारे में, उनके विचारों के बारे में पढ़ते हैं। तो हिगेल क्या कहते थे? हिगेल कहते थे जैसे दर्शन में जितने भी चिंतक रहे उनको 2 वर्गों में बांट दिया जाता है। एक आदर्शवादी, दूसरे हम कह सकते हैं उनको रियलिस्टिक चिंतक कह सकते हैं, यथार्थवादी। वस्तुवादी या आदर्शवादी, या वस्तुवादी के लिए हम यथार्थवादी शब्द का भी प्रयोग करते हैं। तो आदर्शवादी या प्रत्ययवादी एक ही बात है, वस्तुवादी या यथार्थवादी दूसरी बात है। ठीक है जी। तो आदर्श का मतलब यहाँ आइडियल से नहीं है, आदर्श का मतलब यहाँ प्रत्यय यानी आइडिया, आइडिया से है, मानसिक पक्ष से है। और वस्तुवादी या यथार्थवादी यानी जिसका संबंध भौतिक जगत से है। तो 2 तरह के दार्शनिक रहे। पहला वर्ग उन दार्शनिकों का रहा जो मानते थे कि जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, जो भौतिक जगत है,
वो मूल, उसकी मूल सत्ता नहीं है। मूलतः मानसिक चीजें होती हैं, विचार होते हैं। तो जो कुछ भी हमें दिख रहा है, ये सब कुछ पहले एक विचार था। उस विचार की भौतिक क्रियान्विति या उस विचार का भौतिक रूप ये जगत है, ये दुनिया है। ठीक है जी। और जो, ये तो प्रत्ययवादी मानते थे, जो अनुभववादी हैं या जो वस्तुवादी हैं या जो यथार्थवादी हैं, वो चिंतक क्या कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। जिस चीज को हम अपने अनुभव से सिद्ध कर सकते हैं वो वास्तविक है। अगर ये दुनिया में दिख रही है तो यही दुनिया वास्तविक है, प्रत्यय नहीं। तो ये एक बहस रही। तो हीगेल प्रत्ययवादी दार्शनिक थे और अनुभववादी दार्शनिक मार्क्स थे। ठीक है जी। आगे हम जब पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ते हैं तो प्लेटो प्रत्ययवादी हैं और उनके शिष्य एरिस्टोटल या अरस्तु अनुभववादी हैं। ठीक है जी। तो हीगेल मानते थे कि, इसलिए हीगेल के सिद्धांत को कहते हुए द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद, कि जो कुछ भी है वो एक द्वंद्व का परिणाम है। द्वंद्व क्या है कि कोई क्रिया होती है, फिर उसकी प्रतिक्रिया होती है और फिर कुछ नया आता है। थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस। तो कोई भी चीज हुई, उसकी प्रतिक्रिया में कुछ होता है, फिर कोई नई चीज आती है, फिर जब वो स्थापित हो जाती है फिर उसकी प्रतिक्रिया में कुछ आता है, फिर कोई नई चीज आती है, फिर वो स्थापित हो जाती है, फिर उसकी प्रतिक्रिया में कुछ आता है। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो इसको द्वंद्वात्मक कहा जाता है। तो इतिहास की व्याख्या भी ऐसे ही होनी चाहिए कि कोई चीज आई, उसकी प्रतिक्रिया में कुछ हुआ, फिर वो कोई नई चीज स्थापित हुई, फिर ऐसे इस तरह। ठीक है जी। तो ये हीगेल का मत है। इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचारक कौन से हैं? तो मूलतः यानी जो उसके प्रवर्तक है, सामान्यतः किनको मानते हैं? विको को। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, हालांकि उसका नाम है साहित्य का इतिहास दर्शन। नलिन विलोचन शर्मा की पुस्तक है। हिंदी साहित्य में इतिहास दर्शन को लेकर दो पुस्तकें बड़ी चर्चित हुई। एक नलिन विलोचन शर्मा की साहित्य का इतिहास दर्शन और दूसरी साहित्य और इतिहास दृष्टि प्रोफेसर मैनेजर पांडे की। हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के, अच्छा ये माफ कीजिए, ये आदिकाल का प्रश्न आ गया, तो इसको हम आदिकाल में पढ़ेंगे। यहाँ एक गलती से आ गया ना। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये किसकी पुस्तक है? रामकुमार वर्मा की 1938 में ये पुस्तक आई थी। तो ये पुस्तक बड़ी प्रसिद्ध हुई थी अपनी भाषा के कारण, क्योंकि रामकुमार वर्मा छायावादी कवि भी थे और कवि के पास बड़ी समृद्ध भाषा तो होती ही है। जब रामकुमार वर्मा ने इतिहास ग्रंथ भी लिखा तो उसकी भाषा भी बड़ी काव्यात्मक थी, जो लोगों को बहुत पसंद आई। तो पुस्तक बड़ी प्रसिद्ध हुई, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है जी। तो लेकिन इस पुस्तक को रामकुमार वर्मा पूरा नहीं लिख पाए, केवल आदिकाल और भक्ति काल, इन दो ही कालों पर वो इस पुस्तक में अपने विचार व्यक्त कर पाए थे। रीतिकाल और फिर आधुनिक काल पर वो नहीं लिख पाए थे। तो आदिकाल को उन्होंने सिद्ध सामंत काल कहा था, भक्ति काल को भक्ति काल ही कहा था, लेकिन उनकी समय सीमा उन्होंने थोड़ी बढ़ाकर मानी थी। ठीक है जी। तो 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक के समय का वर्णन इसमें हुआ है। अब ये बड़ा ना आपको अजीब सा लग रहा होगा। असल में जो शुक्ल युग है आलोचना का, मतलब इतिहास लेखन का, चाहे उसमें मिश्र बंधु हो, चाहे उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो और चाहे उसमें रामकुमार वर्मा हो, इन लोगों ने, यानी मोटे तौर पर मान के चलिए, मिश्र बंधुओं से लेकर 1940 तक, जब शुक्ल जी के इतिहास का संशोधित संस्करण आता है, उस पूरे दौर में जो भी इतिहास ग्रंथ लिखे गए उनमें ईस्वी सन का प्रयोग नहीं होता, उसमें विक्रम संवत का प्रयोग होता है। और विक्रम संवत क्या है? ईस्वी सन में 57 वर्ष बढ़ाने पर विक्रम संवत प्राप्त होता है। ठीक है जी। तो जब आपको ईस्वी सन निकालना हो तो विक्रम संवत में से 57 वर्ष घटा दीजिए। जैसे अगर मैं कहूं कि ये बात 2000
57 विक्रम संवत में हुई थी, तो इसका मतलब क्या है कि ये बात 2000 ईस्वी सन में हुई थी। ठीक है जी। 57 का अंतर होता है, विक्रम संवत 57 वर्ष आगे चलता है ईस्वी सन से। ठीक है जी। तो जब भी अगर इतिहास लिखा जाता है और कोई एक ऐसी घटना ना हुई हो जो बड़ी प्रसिद्ध घटना हुई, तब क्या किया जाता है कि किसी भी काल की अवधि को ना एक राउंड फिगर कर लिया जाता है। जैसे 1857 की घटना बहुत बड़ी घटना थी, तब तो आधुनिक काल की शुरुआत प्राय 1857 से ही मानेंगे, क्योंकि एक खास समय में इतनी बड़ी घटना हो गई। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो कहते आधुनिक काल की शुरुआत 1850 ईस्वी से हुई, अगर उस समय ऐसी परिस्थितियां बनी होती कि एक नया काल आता हुआ दिखता तो फिर 1857 नहीं कहते, क्योंकि वो राउंड फिगर कर लेते हैं जब इतने बड़े बड़े कालों की बात होती है। तो विक्रम संवत में ही इन्होंने राउंड फिगर किया था। और विक्रम संवत में क्या राउंड फिगर हुआ था? ये 750 विक्रम संवत से 1750 विक्रम संवत तक, यानी 1000 वर्षों का इतिहास इन्होंने लिखा था। वैसे सामान्यतः मतलब जो माना जाता है समय, उसमें 50 ही वर्षों को इन्होंने बढ़ाया, 50-50 वर्षों का, ऐसा बहुत ज्यादा कुछ इन्होंने नहीं किया कि बहुत ज्यादा समय बढ़ा दिया हो। सामान्यतः हम क्या मानते हैं, सामान्यतः मान्य क्या है कि 8वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक का समय क्या है? देखिए, 8वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक का समय आदिकाल है। 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक का समय भक्ति काल है। 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक का समय रीतिकाल है। और 19वीं शताब्दी के मध्य से जो जारी है वो आधुनिक काल है। इसमें आधुनिक काल में तो आप में से किसी को दिक्कत नहीं होगी, 1857 ईस्वी सबको पता होता है, वहीं से आधुनिक काल की शुरुआत मानते हैं। अब 1857 ईस्वी का मतलब है 19वीं शताब्दी के मध्य का हिस्सा। जब हम कहते हैं 19वीं शताब्दी तो उसका मतलब क्या होता है? 1801 से लेकर 1900 ईस्वी तक का समय। जैसे अभी दो हम कहते हैं 21वीं शताब्दी में हम लोग हैं, तो 21वीं शताब्दी कब शुरू हुई थी? 2001 में हुई थी ना, और ये 2100 ईस्वी तक चलेगी। ठीक है जी। तो 19वीं शताब्दी का मध्य यानी 1850 ईस्वी के आसपास का समय। 8वीं शताब्दी के मध्य से क्यों हम इसकी शुरुआत मानते हैं आदिकाल की? क्योंकि आदि मतलब हिंदी साहित्य का पहला कवि माना जाता है सरहापा को, और सरहापा का समय राहुल सांकृत्यायन ने स्थिर किया 769 ईस्वी। 769 ईस्वी ने मोटे तौर पर 8वीं शताब्दी का मध्य, वैसे तो 750 ईस्वी 8वीं शताब्दी का मध्य भाग होता है, लेकिन मोटा मोटी हम मान लेते हैं 769 ईस्वी को भी। ठीक है जी। तो 8वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक आदिकाल, 14वीं के मध्य से 17वीं के मध्य तक भक्ति काल, 17वीं के मध्य से 19वीं के मध्य तक रीतिकाल। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि 750 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक का जो समय है वो आदिकाल से भक्ति काल का दौर है। इन्होंने बस 50-50 वर्ष बढ़ाया। हम सामान्यतः 750 ईस्वी कह देते हैं, इन्होंने वो 700 ईस्वी मान लिया। उधर हम 1650 ईस्वी मानते हैं, इन्होंने वो 1700 ईस्वी मान लिया। ठीक है जी। और ये 7 वर्षों का जो फर्क है ना, ये इसलिए क्योंकि विक्रम संवत में लिखा जा रहा था, अन्यथा अगर ये ईस्वी में लिखते तो ये 700 से लेकर 1700 ईस्वी तक को ही जोड़ते, राउंड फिगर में फिर विद्वान कर लेते हैं। ठीक है जी। अब आपको ये क्रम में लगाने हैं। रामकुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये 1938 का ग्रंथ है।
जॉर्ज ग्रियर्सन ये 1888 का ग्रंथ है। गणपति चंद्रगुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 का ग्रंथ है। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर ये ग्रियर्सन के बाद और रामकुमार वर्मा से पहले का ग्रंथ है। सबसे पहले ये, दूसरे का ये, दूसरे पर ये, तीसरे पर ये। और शिवदास सिंह चौहान की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, ये संभवतः भारतेंदु युग से ही, मतलब शिवदास सिंह चौहान कहते हैं कि हम ये गलत कहते हैं कि हिंदी साहित्य की परंपरा इतनी पुरानी है। हिंदी साहित्य की परंपरा असल में आधुनिक काल में आकर ही शुरू हुई है। तो ये संभवतः 1940-50 के आसपास की पुस्तक है, उसके बाद की होगी। मतलब प्रगतिवाद के तो बाद के हैं ये, 1943-1950। ये एक बार देख लेते हैं, क्रम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले 3, 4 और 1 होना चाहिए। तो 3, 4 और 1 यानी 2 और फिर 5। ठीक है, 1965 से पहले की पुस्तक है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। हालांकि इस पुस्तक का जिक्र हम लोग आलोचना के अंतर्गत करते हैं, साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के अंतर्गत नहीं करते। ठीक है जी। तो 3, 4, 3, 4, 1, 2, 5 यानी ये चौथे पर और ये पांचवे पर। ठीक है जी। तो हिंदी साहित्य के 80 वर्ष संभवतः भारतेंदु युग से मान रहे होंगे, तो 50 वर्ष उधर हो गए और इधर या 1870-72 से मान रहे होंगे तो 1950 के लगभग तक ऐसा कुछ समय होगा। ठीक ठीक समय मुझे ज्ञात नहीं है, वो आप आलोचना में जाएंगे तो इस पुस्तक का जिक्र आपको मिल जाएगा जो हमारी किताब है उसमें। बाकी किताबों में भी होगा, मतलब मैं क्योंकि उसके संदर्भ में बात कर रहा था तो इसलिए मैंने उसका नाम ले दिया। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में साहित्य इतिहास की अवधारणा स्पष्ट करते हुए जनता की चित्तवृत्ति पर प्रभाव डालने वाली किस परिस्थिति का जिक्र नहीं किया। शुक्ल जी कहते हैं कि साहित्य का मतलब होता है, साहित्य की परिभाषा वो कह देते हैं, किसी देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब माना जाता है। और क्योंकि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन होता रहता है, तो यह जाहिर है कि साहित्य में भी परिवर्तन होता रहता है। तो जनता की बदलती हुई वृत्तियों के साथ साहित्य के बदलावों का मूल्यांकन करना, अध्ययन करना या उन्हें साथ रखना, परखना ही साहित्य इतिहासकार का कार्य होता है। तो ये पूरा उनका कॉन्सेप्ट, पूरी उनकी बात है साहित्य इतिहास के संदर्भ में, जो कि उन्होंने अपनी पुस्तक के आरंभ में लिखी हुई है, आदिकाल से पहले। ठीक है जी। संभवतः काल विभाजन करके एक छोटा सा अध्याय है उसमें, उससे पहले जो प्रस्तावना है उनकी पुस्तक की, उसमें काल विभाजन में शायद ये बात उन्होंने लिखी है। ठीक है, जिसमें 4 काल उन्होंने बताए। आदिकाल यानी वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल और आधुनिक काल यानी गद्य काल। और समय क्या बताया उन्होंने, विक्रम संवत में 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत, 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत, 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत और 1900 विक्रम संवत से जारी। हालांकि 1984 विक्रम संवत लोग लिख देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उस समय शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ आया था, पर वो तो जारी ही वाला मसला है ना। ठीक है जी। तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई ये वृत्तियां किस किस तरह की होती हैं। सामान्यतः जब भी हम परिवेश की बात करते हैं या परिस्थितियों की बात करते हैं तो हम किन्हें किन्हें मानते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक को। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक, सामान्यतः हम इन 4 प्रवृत्तियों की बात करते हैं। ठीक है जी। शुक्ल जी ने क्या किया, सामाजिक का जिक्र उन्होंने किया, सांप्रदायिक का जिक्र भी उन्होंने किया, सांस्कृतिक का भी किया, राजनीतिक का जिक्र शुक्ल जी ने नहीं किया था। मतलब सांप्रदायिक और धार्मिक का तो किया था, जितना मुझे याद आ रहा है। सामाजिक का किया था,
उसके बाद राजनीतिक, आर्थिक का नहीं किया था शुक्ल जी ने, आर्थिक विकल्पों में भी नहीं है आपके, क्योंकि उनको शायद ऐसा लगा होगा कि भाई जो अर्थ है वो भी तो समाज के भीतर, मतलब आर्थिक परिस्थितियां भी तो समाज में किस तरह के वर्ग है उसके भीतर सिमट ही जाती हैं। और बाकी राजनीतिक का किया था, सांस्कृतिक का भी किया था, और सांस्कृतिक के साथ सांप्रदायिक का किया था, सांस्कृतिक सांप्रदायिक परिस्थितियां। राजनीतिक का फिर संभवतः उन्होंने नहीं किया था। ठीक है जी, ये भी मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा, बाकी मुझे जितना ध्यान आ रहा है शुक्ल जी ने राजनीतिक का संभवतः नहीं किया था। ठीक है जी, ये मैं अभी देख लेता हूँ, क्या क्रॉस चेक करूंगा, बस मुझे एक सेकंड आप लोग दीजिए। मैं वो उदाहरण भी आप लोगों को पढ़कर सुना देता हूँ जो शुक्ल जी ने लिखा है। जबकि प्रदेश, हाँ सांस्कृतिक का नहीं किया, माफ कीजिए, आर्थिक और सांस्कृतिक का नहीं किया था, राजनीतिक का किया था, तो इसमें से सांस्कृतिक उत्तर होगा। ठीक है जी, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब वह निश्चित तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनैतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। तो राजनीतिक की बात की, सामाजिक की बात की, और सांप्रदायिक तथा धार्मिक की बात कर दी। संभवतः वो सांस्कृतिक के संदर्भ में ही होगा, मतलब वो ऐसा मान रहे होंगे कि सांप्रदायिक और धार्मिक। ठीक है जी, तो किस किस की बात की थी? सबसे पहले राजनैतिक, फिर सामाजिक, फिर सांप्रदायिक, और धार्मिक। सांस्कृतिक और आर्थिक की बात उन्होंने नहीं की है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में लिखा है? 4 भागों में। 1913 तक 3 भाग, 1913 में 3 भाग आए थे, और चौथा भाग, पहले 3 भाग 1913, चौथा भाग 1934 में आ गया था। ठीक है जी, मिश्र बंधु 3 भाई थे। गैस से आप याद रख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह हम बचपन में वीडियो गेम खेलते थे ना, या आप लोग भी, अब भी आप लोग खेलते हो कभी, तो वीडियो गेम में क्या होता है कि जैसे रेस वगैरह की गेम है, तो जैसे ही सिलेंडर मिलता है, गैस सिलेंडर, वैसे ही आपकी बाइक या आपकी गाड़ी की रफ्तार बढ़ जाती है। तो भाई इनके पास भी गजब की ऊर्जा थी, गजब का ईंधन था, कि इन्होंने 4591 रचनाकारों का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था। तो गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, और सुखदेव बिहारी मिश्र। ठीक है जी, ये इनके नाम थे। अब ये आ गए हम आदिकाल पर। तो साहित्य इतिहास कितने प्रश्न थे? आदिकाल का ट्रेंड एनालिसिस ये बताता है कि आदिकाल से औसतन 3 प्रश्न आते हैं। ये जरूरी नहीं कि हर पेपर में 3 ही हो, कभी कभी आदिकाल से अधिकतम 6 प्रश्न तक आए हुए हैं, और न्यूनतम
एक प्रश्न भी आया हुआ है तो ये औसत 3 का बैठ जाता है। और पिछली बार इस बार दो दो प्रश्न आए और उससे पहले 4 प्रश्न आए थे और उससे पिछली बार 2 प्रश्न आए थे। तो ये अनुपात बदलता रहता है, पर मोटे तौर पर अगर औसत निकाले तो 3 प्रश्न आदिकाल से आते हैं। यानी साहित्य इतिहास और आदिकाल मिलाकर 4 प्रश्न आते हैं औसतन हमारी परीक्षा में। ठीक है जी। तो हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के प्रारंभिक 4 प्रकरणों का सही अनुक्रम क्या है? अब देखिए, जो आदिकाल है वो बड़ा ही ना इस मामले में बहुत ही ज्यादा मुसीबत का काल विद्वानों के लिए रहा कि इसका काल विभाजन कैसे करें। और उसका नामकरण भी सबसे ज्यादा विवादास्पद रहा। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत तरह की प्रवृत्तियां मिलती हैं जो बहुत विरोधी हैं, एक दूसरे से बहुत अलग है। तो जब कोई जैसे नामकरण होता कैसे है, किसी भी काल का नामकरण उस काल की मुख्य प्रवृत्ति के आधार पर किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी काल में कोई व्यक्तित्व इतना बड़ा हो जाता है कि वो काल उसके व्यक्तित्व का विस्तार ही दिखाई देने लगता है। यानी उस काल के अन्य रचनाकारों पर भी उस रचनाकार या उस व्यक्तित्व का इतना प्रभाव पड़ता है कि उनका रचना कर्म भी उसी व्यक्तित्व के प्रभाव से प्रेरित होने लगता है। तब उस काल का नाम उस व्यक्तित्व के नाम के आधार पर भी रख दिया जाता है। यानी मोटे तौर पर कहें तो किसी भी काल का नामकरण मुख्यतः 2 बिंदुओं के आधार पर या 2 प्रतिमानों के आधार पर तय होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति या केंद्रीय व्यक्तित्व। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो चारों काल हम मानते हैं वो चारों के चारों कालों का नाम केंद्रीय प्रवृत्ति के आधार पर रखा गया। चाहे आदिकाल की केंद्रीय प्रवृत्ति हिंदी साहित्य की पूरी परंपरा में मिलने वाली विशेषताओं के आदि रूप का उस काल में मिलना हो, इसलिए आदिकाल। भक्ति काल में मुख्यतः भक्ति की प्रवृत्ति है। रीति काल में अनुकरण की प्रवृत्ति है। खास तरीके को रचनाकारों ने चुन लिया, उसी के आधार पर वो रचना करते रहते हैं। तो रीति यानी तौर तरीका। तो एक खास ढंग, एक खास तौर तरीके से ही रचनाएं करने की प्रवृत्ति। और आधुनिक काल में आधुनिकता यानी आधुनिक चेतना उस काल के मूल में है, इसलिए उसे आधुनिक काल कहा गया। ठीक है जी। लेकिन आधुनिक काल के भीतर जब काल विभाजन होता है और उसका नामकरण होता है, तब कई बार केंद्रीय व्यक्तियों को नामकरण का आधार बनाया गया। जैसे आधुनिक काल का पहला ही काल भारतेंदु युग, तो भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर आधारित है। फिर दूसरा द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी उस समय सरस्वती पत्रिका के संपादक थे और सरस्वती पत्रिका ने हिंदी कविता के विकास में और हिंदी भाषा को मानक रूप देने में और खड़ी बोली में हिंदी कविता करवाने में और हिंदी कविता में विषयगत वैविध्य या विषयगत विविधता पैदा करने में अन्यतम योगदान दिया था। तो उस समय के जितने भी रचनाकार थे, अमूमन ये माना जाता है वो थोड़े हों या ज्यादा हों, लेकिन द्विवेदी जी से कुछ हद तक तो प्रभावित थे ही, इसलिए उस दौर को द्विवेदी युग कह दिया जाता है। फिर आगे छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ये सब केंद्रीय प्रवृत्तियों के आधार पर रचे गए या दिए गए नाम हैं। जब हम कहानी के इतिहास की बात करते हैं तो प्रेमचंद पूर्व युग नाम के आधार पर, रचनाकार के नाम के आधार पर, फिर प्रेमचंद प्रसाद युग, फिर प्रेमचंदोत्तर युग। उसी तरह हम आलोचना में करते हैं, उसी तरह नाटक में करते हैं। मतलब वहां हमने गद्य विधाओं के इतिहास में हमने सामान्यतः केंद्रीय व्यक्तित्वों को आधार बनाया। तो ये 2 आधार होते हैं, उसमें हमने महसूस ये कर सकते हैं या ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब किसी बड़े काल का नामकरण होता है तब उतनी मतलब बड़ी अवधि होती है कि एक केंद्रीय व्यक्तित्व केंद्र में नहीं हो सकता, मतलब एक व्यक्तित्व केंद्रीय नहीं हो सकता, क्योंकि 200-300 वर्षों के काल के केंद्र में एक व्यक्ति कैसे होगा। तब वो नामकरण केंद्रीय प्रवृत्ति के आधार पर ही किया जाता है। तो आदिकाल में कोई एक केंद्रीय प्रवृत्ति थी ही नहीं, उसमें तो कई सारी अलग अलग तरह की प्रवृत्तियां थी, इसलिए वहां बहुत सारी दुविधाएं विद्वानों को होती हैं। ठीक है जी।
तो सामान्यतः हम आदिकाल के पूरे साहित्य को 3 धाराओं में वर्गीकृत करते हैं। धार्मिक साहित्य, दूसरा रासो साहित्य और लौकिक साहित्य। ठीक है जी। और अगर आप पूरे हिंदी साहित्य की परंपरा को देखें आधुनिक काल से पहले, तो पूरे साहित्य में मुख्यतः 3 ही भाव हैं या 4 भाव हैं। एक धार्मिक भाव, दूसरे नीति या उपदेश की बातें, तीसरा श्रृंगार, चौथा वीर। तो श्रृंगार का भाव यानी प्रेम का भाव, वीरता का भाव, धार्मिक भाव या नीति या उपदेश की बातें, ये 4 ही भाव केंद्र में है। और सामान्यतः नीति या उपदेश की बातें सामान्यतः धार्मिक भावों के साथ जुड़कर ही व्यक्त होती हैं। कुछ कुछ कवि हैं जो नीति या उपदेश की बातों के कारण ही प्रसिद्ध हुए, जैसे रहीम, जैसे गिरिधर कविराय, जैसे वृंद। लेकिन ये अपवाद है। सामान्यतः नीति या उपदेश की बातें धार्मिक भावों के साथ जुड़कर ही आती हैं। तो यही 3 काव्य धाराएं आदिकाल में है। धार्मिक साहित्य, रासो साहित्य जो प्रधानतः वीरता का साहित्य है, जिसमें केवल वीर रस नहीं है लेकिन प्रधानतः वीरता का साहित्य है, और लौकिक साहित्य जो प्रधानतः श्रृंगार के भाव या श्रृंगार रस का साहित्य है। ठीक है जी। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल के संदर्भ में ऐसा नहीं मानते। शुक्ल जी सबसे पहले तो आदिकाल में जितनी भी धार्मिक रचनाएं हैं उन्हें साहित्य की श्रेणी से बाहर कर देते हैं। वो कहते हैं कि क्योंकि इनमें जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं का वर्णन नहीं हुआ है, इसलिए इन्हें शुद्ध साहित्य की श्रेणी में नहीं रखा जाता। ये शुद्ध सांप्रदायिक भावों से रची गई रचनाएं हैं। तो उन सारी रचनाओं को तो वो बाहर ही कर देते हैं शुक्ल जी। तो धार्मिक साहित्य की तो पूरी धारा ही हटा दीजिए, बचे रासो और लौकिक। तो रासो साहित्य वीरता वाला साहित्य उस समय तक ठीक ठाक मिल गया था, लेकिन लौकिक साहित्य में आज भी हम 5 ही पुस्तकों का उल्लेख करते हैं। उस समय तक वो 5 भी नहीं मिली थी, उसके बाद में मिली। उस समय तक केवल 2 ही मिली थी। एक अमीर खुसरो की रचनाएं जो कि स्फुट रूप से कई जगह मिलती थी, तो उसको एक पुस्तक मान लीजिए अगर उसको संकलित कर दिया जाए, जो कि बड़ा सुंदर काम भोलानाथ तिवारी ने किया, उनकी रचनाओं को एक पुस्तक में संकलित कर दिया है। दूसरी विद्यापति की पदावली। जो बाकी 3 रचनाएं हम लौकिक काव्य के अंतर्गत रखते हैं आदिकाल के, संदेश रासक, दूसरी वसंत विलास और तीसरी ढोला मारूरा दुहा, तब तक उनको लेकर बहुत स्पष्टता नहीं थी। अगर वो प्रकाश में भी आई थी तो उतनी चर्चित नहीं हुई होंगी। ठीक है जी। तो तब तक 2 ही पुस्तकें मुख्य रूप से चर्चित हुई थी। एक अमीर खुसरो की रचनाएं, वो एक पुस्तक नहीं है, वो कई सारी छोटी 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 पुस्तकें स्फुट रूप में कहीं कहीं छंद। एक पुस्तक के संदर्भ में मैं केवल इसलिए कह दे रहा हूँ कि अगर उसका संकलन करे तो भी एक पुस्तक का ही मसला है, मतलब जो उन्होंने हिंदी में लिखी उनकी बात कर रहा हूँ। और विद्यापति की पदावली, बाकी रासो ग्रंथ थे। इसलिए शुक्ल जी कहते थे आदिकाल में साहित्यिक ग्रंथ केवल 12 है, 10 रासो ग्रंथ और 2 लौकिक ग्रंथ, अमीर खुसरो की रचनाएं और विद्यापति की पदावली। तो अब इस आधार पर तो काव्य धाराओं का विभाजन कर ही नहीं सकते, तो वो दिक्कत हो जाएगी ना। एक अध्याय में 10 किताबों के बारे में बात, एक में केवल 2, तो इस पर क्या ही बात करें। इसलिए शुक्ल जी कहते हैं आदिकाल में क्योंकि मुख्य समस्या भाषा की है, वो बनती हुई हिंदी थी, हिंदी ने अपना एक स्पष्ट रूप तब तक नहीं लिया था, तो वो संक्रमणकालीन हिंदी थी, संक्रांतिकालीन हिंदी थी, जिस पर अपभ्रंश का प्रभाव भी था और जो अपना नया रूप भी ले रही थी। तो वो एक ऐसी भाषा थी। तो इसलिए उस दौर की कुछ रचनाएं ऐसी हैं जिन पर अपभ्रंश का बहुत ज्यादा प्रभाव है, तो उन रचनाओं को वो अपभ्रंश काव्य कहते हैं। कुछ रचनाएं ऐसी है जिन पर अपभ्रंश का बहुत कम प्रभाव रह गया, प्रभाव है लेकिन पहलियों की तुलना में कम है, तो उन्हें वो देश भाषा की रचनाएं कहते हैं। ठीक है जी। तो भाषा के आधार पर शुक्ल जी आदिकाल में काव्य धाराओं का विभाजन करते हैं। 2 काव्य धाराएं मानते हैं, अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य। ठीक है जी। अब अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत वो सारे धार्मिक साहित्य के बारे में विवेचन कर देते हैं।
फिर उसके बाद रासो काव्य की 4 रचनाओं के बारे में विवेचन करते हैं। 4 रचनाएं कौन कौन सी है? एक कीर्तिलता कीर्ति पताका विद्यापति की दोनों रचनाएं, और उसके अलावा विजयपाल रासो और हमीर रासो, इन चारों का उल्लेख वो अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत करते हैं। बाकी सभी रासो ग्रंथों का उल्लेख देशभाषा काव्य के अंतर्गत करते हैं। ठीक है जी। अब शुक्ल जी का एक खास तरीका, शुक्ल जी बड़े व्यवस्थित विद्वान हैं। अपने तर्कों के स्तर पर भी जो भी तर्क रखते हैं एकदम व्यवस्थित प्रमाणों के साथ, मतलब प्रमाणों के साथ व्यवस्थित ढंग से रखते हैं, और उसमें भी स्पष्टता होती है। इसलिए शुक्ल जी की शैली को समाज शैली भी कहा जाता है। पहले एक सुक्ति देंगे, फिर उसकी व्याख्या करेंगे, फिर एक सूत्र देंगे, फिर उसकी व्याख्या करेंगे। ये तरीका है उनका बातचीत का, मतलब लिखने का। बातचीत में तो मुझे नहीं पता कैसे करते होंगे। ठीक है जी। तो वो जब भी किसी काल के बारे में कोई बात कहते हैं तो सबसे पहले तो वो क्या करते हैं कि उस काल में सबसे पहला अध्याय लिखते हैं सामान्य परिचय। अध्याय को शुक्ल जी के इतिहास में प्रकरण कहा गया है। ठीक है जी। तो सबसे पहला अध्याय होता है सामान्य परिचय। उसके बाद जितनी धाराओं में उन्होंने उस काल के साहित्य को बांटा होता है, या कहें कि उस काल के भीतर जितनी काव्य धाराएं मानी होती हैं, उन सब का विवेचन एक एक स्वतंत्र अध्याय में करते हैं, एक एक स्वतंत्र प्रकरण में करते हैं। और अंत में अगर कुछ रचनाएं या कुछ बातें ऐसी रह गई हों जो उन अध्यायों में नहीं आ पाई हो, तो उसे वो फुटकल रचनाकार या फुटकल रचनाएं नाम से एक मिसलेनियस नुमा, एक विविध नुमा अध्याय बनाते हुए उसमें उन बातों का जिक्र कर देते हैं। ठीक है जी। तो आदिकाल में उन्होंने, क्योंकि केंद्रीय प्रवृत्ति वीर गाथात्मकता को माना, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई 12 साहित्यिक ग्रंथ है, इसमें से विद्यापति पदावली और अमीर खुसरो की रचनाओं को अगर हटा दो और रासों में से एक बिसलदेव रासो को हटा दो, तो बाकी 9 ग्रंथों में वीर गाथात्मकता की प्रवृत्ति है, इसलिए ये वीर गाथा काल है। ठीक है जी। तो वो फुटकल में रखते हैं अमीर खुसरो और विद्यापति पदावली को, तो उनका विवेचन विश्लेषण अंतिम अध्याय फुटकल रचनाकार रचनाएं नाम से है, उसमें करते हैं। बाकी का वो जो विश्लेषण करते हैं वो अपभ्रंश काव्य और देशभाषा काव्य के अंतर्गत करते हैं। तो आदिकाल के अंतर्गत उन्होंने जो 4 अध्याय माने हैं, सबसे पहले सामान्य परिचय, फिर अपभ्रंश काव्य, फिर देशभाषा काव्य, और फिर फुटकल रचनाएं या रचनाकार। तो सबसे पहले सामान्य परिचय, फिर अपभ्रंश काव्य, फिर देशभाषा काव्य, और फिर फुटकल रचनाएं। तो BADC। ठीक है। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई है। अब इसमें मसला क्या है, देखिए सिद्धों की भाषा को लेकर। सिद्ध थे कौन? जो आदिकालीन धार्मिक साहित्य है। तो मुझे पता है कि आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा होगा इतनी सारी चीजों को एकदम सुनना, और मैं लिख भी नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरी विवशता भी थोड़ी सी समझिए ना। मतलब कुछ हमारे लक्ष्य होते हैं कि हम इतनी ही कक्षाओं में कोर्स करेंगे, क्योंकि तभी तो अलग कोर्स चलाने का मतलब है। वरना हमारा सामान्य कोर्स तो चल ही रहा है, हम PYQ का अलग कोर्स लेकर क्यों आते? इसका लक्ष्य तो यही होता है ना कि जिन बच्चों को पेपर देना है और उन्हें जल्दी से रिवाइज करना है, वो इस कोर्स को ले सके। तो हम ये मानकर चलते हैं कि इन बच्चों ने सब कुछ पढ़ा हुआ है, हम केवल उसे दोहरा रहे हैं इनके लिए, ताकि इनकी रिवीजन हो सके। लेकिन आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो एकदम नए होंगे, तो उनके लिए बड़ी दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि मैं कुछ लिख तो नहीं रहा हूँ, मैं केवल बोलते जा रहा हूँ। तो ऐसे में आप लोगों को थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ेगा कि वीडियो रोक रोक कर चीजें लिख लीजिएगा जो महत्वपूर्ण बिंदु लगे, या पहले पुस्तक से वो टॉपिक पढ़िएगा, फिर उससे संबंधित कक्षा देखिएगा। जैसे पहले भाषा वाला पढ़ लिया, फिर भाषा की कक्षाएं देख ली, फिर आदिकाल पढ़ लिया, आदिकाल की देख ली, साहित्य इतिहास पढ़ लिया, साहित्य इतिहास की देख ली, उससे थोड़ी आसानी होगी। तो जो आदिकाल का धार्मिक साहित्य है उसे 3 धाराओं में बांटा जाता है: सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य। ठीक है जी। तो सिद्ध कौन थे? जिनका संबंध बौद्ध धर्म की महायान शाखा से था।
ठीक है जी। अब ये 84 थे, इनमें पहले सरहापा थे। सरहापा, शबरपा, लुईपा, डोम्बिपा, कुकुरिप्पा, कण्हापा, विरूपा, लक्ष्मीकरा, मणिभद्रपा, ये कुछ चर्चित नाम है सिद्धों के। ठीक है जी। तो सिद्धों की भाषा क्या है, इसको लेकर थोड़ा विवाद है। बच्चन सिंह मानते हैं कि सिद्धों की भाषा मतलब उनके उनके दोहों की भाषा पूर्ववर्ती अपभ्रंश है। शुक्ल जी मानते हैं कि नहीं, पूर्ववर्ती अपभ्रंश नहीं है, नागर अपभ्रंश है, जो उत्तर अपभ्रंश है, यानी सोरसेनी प्रसूत अपभ्रंश, यानी सोरसेनी से जो निकली यानी पश्चिमी हिंदी का ढांचा। ठीक है जी, वो वाली। तो ये प्रश्न बच्चन सिंह के आधार पर बनाया गया होगा, पूर्ववर्ती अपभ्रंश। घोर अंधारे चंदमणि जिमि उज्जो करई परम महासु एकु कणे दुरई अशेष हरई। तो महासुखवाद एक अवधारणा है जो सिद्धों के चिंतन का हिस्सा है। महासुखवाद क्या है या महासु किसे कहते हैं? महासुख का तद्भव रूप महासुख है। ठीक है जी, महासुख का तद्भव रूप महासुहु है। तत्सम रूप है महासुख, तद्भव रूप है महासुह। महासुहु के अंतर्गत क्या है? महामुद्रा की अवधारणा है। महासुख क्या मतलब सिद्धों की जो साधना थी वो भोग प्रधान साधना थी। साधना के दो मार्ग माने जाते हैं, एक उसका प्रवृत्ति मार्ग, दूसरा उसका निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग क्या है कि जितनी भी सुख सुविधाएं हैं जिनकी ओर आपकी इंद्रियां ललचाती हैं, आपका मन ललचाता है, उनका अधिक से अधिक उपभोग करो, इतना उपभोग करो कि आपका मन उससे विरक्त हो जाए। निवृत्ति मार्ग क्या कहता है कि नहीं, निवृत्ति नहीं, न निवृत्ति नहीं, कि अपनी इंद्रियों को ललचाने मत दो, उन चीजों की ओर आपको अपनी इंद्रियां नहीं लेकर जानी है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों का तो स्वभाव है कि वो ललचाती ही जाएंगी। आप जितना भोग करेंगे उतना लालच बढ़ेगा। कुछ दिनों के लिए ऐसा जरूर होगा कि आपको लगेगा आप विरक्त हो गए, लेकिन फिर से आपके मन में उन चीजों के प्रति आसक्ति बढ़ेगी। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप पूरी तरह विरक्त हो जाएं। इसलिए हमें इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, इंद्रियों को संयमित रखना चाहिए। इंद्रिय निग्रह और संयम बहुत जरूरी है। तो प्रवृत्ति मार्ग को भोग प्रदान साधना या बंक मार्ग भी कहते हैं, बंक यानी टेढ़ा रास्ता। निवृत्ति मार्ग को संयम आधारित साधना या सहज मार्ग या सीधा रास्ता भी कहते हैं, या दक्षिण मार्ग भी कहते हैं। ठीक है जी। तो सिद्धों का प्रवृत्ति मार्ग भोग प्रधान साधना सिद्धों के यहाँ स्वीकृत थी। उनके विरोध में नाथ आए, इसके प्रवर्तक गोरखनाथ थे, जिन्होंने निवृत्ति मार्ग का संदेश दिया। तो सिद्धों के यहाँ पंचमकार भी स्वीकृत थे। पंचमकार यानी 5 म से शुरू होने वाली चीजें, मध्य, मास, मैथुन, मुद्रा और मत्स्य। तो माना जाता था कि काम भावना में, काम क्रीड़ा में लिप्त होना जरूरी है। आपको सारे ऐसी जितनी भी चीजें हैं जो आपको प्रभावित कर सकती है साधना के पथ पर, उनका ज्यादा से ज्यादा उपभोग करो ताकि उनसे विरक्ति हो। ये सिद्ध माना करते थे। ठीक है जी। तो महासुख क्या था? संभोग का सुख, सीधे सीधे कहें तो। हालांकि इनके यहाँ एक दार्शनिक अवधारणा है कि यानी महासुख यानी महान ढंग का सुख, ऐसा सुख कि जिसके बाद मतलब कुछ ना बचे, इस तरह का सुख। और ये अवधारणा क्या है महासुख की? इसके लिए महामुद्रा की जरूरी है। महामुद्रा क्या है? प्रज्ञ और उपाय है, इनके योग से महामुद्रा यानी महान मुद्रा, सबसे बड़ी मुद्रा प्राप्त होती है। प्रज्ञ क्या है? स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है, और उपाय पुरुष के लिए। तो स्त्री और पुरुष के संसर्ग से, यानी सिद्धि की प्राप्ति करनी है तो स्त्री के साथ संसर्ग करना जरूरी है। उसे स्त्री प्रज्ञा की प्रतीक, पुरुष उपाय का, इनके योग से महामुद्रा की प्राप्ति होगी। तो महामुद्रा के बाद महासुख की प्राप्ति होती है। इसके लिए प्रतीक क्या दिया गया? युग्नद्ध जोड़ा, यानी स्त्री पुरुष का नग्न अवस्था में आलिंगनबद्ध जोड़ा। और कहा गया कि जिस प्रकार नमक पानी में विलीन होता है, उस प्रकार एक दूसरे में विलीन होना जरूरी है, तभी महासुख की प्राप्ति होगी। ठीक है जी। तो घोर अंधारे चंद्रमणि जिमि उज्जव करे, जैसे घोर अंधकार में चंद्रमा रूपी मणि
उजाला कर देती है, उसी तरह परम महासुख सभी प्रकार के अशेषों अभावों को हर लेता है। महासुख महासुह का तत्सम रूप है। महासुख वज्रयानी सहजयानी सिद्धों को ही कहा जाता है, उनका पारिभाषिक शब्द है। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है, प्रज्ञा और उपाय के योग से। महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक नहीं है, जरूरी है। अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो प्रवृत्ति मार्ग से मिलेगी, ऐसा सिद्ध मानते हैं। प्रवृत्ति मार्ग पर चलने के लिए महासुख जरूरी है, तो 1, 2 और 3 सही है। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों से कोई संबंध नहीं, ये शुक्ल जी का मत है। सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही है? वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकले, बात गलत है। नाथ सिद्धों के विरोध में आए थे, और विरोध में आप तब आते हो सामान्यतः जब आप वहीं होते हो, तो उन्हीं से ये निकले थे। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता, ऐसे शुक्ल जी मानते हैं। सिद्धों की वाणियां सांकेतिक नहीं है, गलत बात है। सिद्धों की वाणियां सांकेतिक हैं, इसलिए सिद्धों के वाणियां को कहा जाता है चर्या पद या चर्या गीत, और ये संध्या भाषा शैली में रची गई हैं, और ये सांकेतिक होती है, इनके सीधे अर्थ नहीं होते। तो 1 और 3 सही है। नगर बाइरे डोंबी तोरी कुड़िया छई, छोड़ जाई सो बाही नाड़िया, ये कणहपा की पंक्तियां हैं। बड़े सुंदर सांकेतिक अर्थ है इन पंक्तियों के, ये योग दर्शन से संबंध है इनका। और कणहपा बड़े गजब के कवि थे, इनके बारे में राहुल सांकृत्यायन ने कहा था कि पांडित्य और कवित्व में कणहपा बेजोड़ थे। अपभ्रंश का प्राकृतभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। ये बात रामचंद्र शुक्ल ने कही थी। क्यों हम हिंदी का सबसे पहला कवि सरहपा को मानते हैं? क्योंकि सरहपा में हमें उभरती हुई हिंदी के लक्षण मिलते हैं। अब ये उभरती हुई हिंदी है तो इस पर प्राकृत का प्रभाव रहता है। प्राकृत की अंतिम अवस्था भ्रंश है, तो प्राकृताभास यानी प्राकृत का आभास प्रभाव लगातार जिस पर हो। लेकिन ये हिंदी है तो सबसे पहले सरहपा में मिलती है। सरहपा का समय राहुल सांकृत्यायन मानते हैं 769 ईस्वी, लेकिन डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य सरहपा का समय मानते हैं 690 विक्रम संवत। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य के आधार पर सरहपा का समय 7वीं शताब्दी विक्रम की 7वीं शताब्दी का अंतिम चरण मानते हैं। दशक यानी 10 साल, चरण यानी अंतिम भाग, तो 690 विक्रम संवत अंतिम भाग ही हो गया ना। लेकिन बाद में राहुल जी के द्वारा निर्दिष्ट समय को ही माना जाता है। किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया? सिद्ध साहित्य में। चलिए, तो ये इतने ही प्रश्न थे सिद्ध साहित्य से संबंधित। आगे नाथ साहित्य से संबंधित प्रश्न होंगे, लेकिन आज हमने बहुत बात कर ली। अब आगे चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। तो अगली कक्षा में मतलब ऐसा मुझे लग रहा है, या हम प्रयास भी करेंगे कि जितने भी प्रश्न आदिकाल के बचे हुए हों वो हम सारे प्रश्न कर लें, ताकि फिर उससे अगली कक्षा से भक्ति काल शुरू हो जाए। चलिए अगली कक्षा में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।